जब ये गाय अवेकनर्स के वर्चुअल अरीना को ट्राई करने आता है तो वह सीधे बोल देता है कि वह यहाँ मौजूद हर किसी को हरा देगा ताकि ये साबित कर सके कि कोई भी उसके लेवल का नहीं है। मैनेजर को लगता है कि ये बस हवा में बातें कर रहा है, इसलिए वह स्टाफ से कहता है कि इसके लिए एक एक्स्ट्रा हैवी स्पीयर और शील्ड लेकर आओ ताकि इसका घमंड थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन सुमन याओप आसानी से वह नया गियर उठा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत हल्का है। इसके बाद वह बेकार शील्ड को वहीं फेंक देता है क्योंकि उसे वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। याओप सिर्फ एक स्पीयर लेकर एरिना में एंटर करता है, तभी उसके ठीक सामने एक ह्यू फ्लाइंग मॉन्स्टर स्पॉन हो जाता है। मॉन्स्टर तुरंत उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके याओप तक पहुंचने से पहले ही याओप अपनी उंगली को हल्का सा फ्लिक करता है और मॉन्स्टर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैनेजर ये देखकर शॉक रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन याओप के लिए ये कोई बड़ी बात, वह बिल्कुल कैजुअली उनसे कहता है कि अब उसके लिए कोई स्ट्रॉन्गर ऑपोनेंट लेकर आई। तभी सिस्टम में अचानक एरर आ जाता है क्योंकि एक अवेकनर वर्चुअल मैच में एंटर कर जाता है जो याओप की पहले कही गई बातों से काफी ऑफेंडेड था। वह आते ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस्तेमाल करता है। वह तेजी से याओप के पास पहुंचता है और एक बेहद पावरफुल ब्लो मार देता है। याओप बिना डॉज किए वहीं खड़ा रहता है और अटैक को सीधे अपने ऊपर ले लेता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि अरीना का फ्लोर तक क्रम्बल हो जाता है। वहां मौजूद सभी व्यूअर्स को लगता है कि याओप मर चुका है, लेकिन तभी धूल के बीच से एक स्पीयर सीधा बाहर निकलता है। बल्डी और बाकी सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि याओप जमीन पर बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ होता है और उसे एक भी चोट नहीं आई होती। बल्डी को समझ ही नहीं आता कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सिर्फ याओप का ट्रेनिंग सूट कैसे फाड़ पाया। तभी याओप कामली एक्सप्लेन करता है कि वह असल में अपनी एक स्किल टेस्ट कर रहा था जिसका नाम इमोर्टैलिटी है। ये स्किल उसे फिजिकल अटैक्स की वजह से मरने से कंप्लीटली इम्यून बनाती है। ये सुनते ही बॉल्डी को समझ आ जाता है कि अब तो उसकी हालत खराब है। लेकिन सवाल ये है कि याओप बाकी सभी लोगों के मुकाबले इतना अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग आखिर क्यों है। दरअसल जब अर्थ पर पहली बार डंजन्स अपीयर हुए थे तब याओप सबसे पहली टीम ऑफ अवेकनर्स का लीडर था। जब उसकी टीम फाइनल डंजन तक पहुंची तो याओप ने अपने कॉमरेड से कहा कि वे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाएं। इसके बाद उसने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए डंजन के डोर्स को सील कर दिया। अब वह अंदर बिल्कुल अकेला था और उसके सामने काउंटलेस मॉन्स्टर्स मौजूद थे। याओप ने लगातार 17 साल तक उन मॉन्स्टर से फाइट की। आखिरकार जब उसने आखिरी मॉन्स्टर को भी डिफीट कर दिया तो वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। दूसरी तरफ अर्थ पर सभी लोगों को यकीन हो चुका था कि याओप मर चुका है। उसके सम्मान में एक स्टैचू भी बनाया गया था। लेकिन एक दिन अचानक आसमान में एक पोर्टल खुलता है और एक अनकॉन्शियस याओप सीधे उसके अपने स्टैचू के पास आकर गिर जाता है। जब याओप को होश आता है तो वह काफी डरा हुआ और कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आखिर कहाँ है। तभी एक नर्स कमरे में आती है और उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। वह बताती है कि याओप बहुत लंबे समय के बाद होश में आया है। याओप डेट देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि अब साल 2021 चल रहा होता है। जब वह फाइनल डंजन में गया था तब साल 2005 था। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने साल कैसे बीत गए। नर्स उसे बताती है कि वह 17 साल पहले डंजन में गया था। इसके बाद वह टीवी पर न्यूज चला देती है जहां हर चैनल पर याओप की ही खबर चल रही होती है। मीडिया अनाउंस करता है कि सुमन याओप 7 हीरोज का वह लीडर जिसने फाइनल डंजन में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था वापस लौट आया है। उसका बॉडी उसी सुबह उसके स्टैचू के पास मिला था और अब यह कंफर्म हो चुका है कि वह जिंदा है। साइंटिस्ट इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि 17 साल बीतने के बाद भी याओप बिल्कुल यंग क्यों दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कि शायद इसके पीछे किसी तरह का टाइम पैराडॉक्स हो सकता है। ये सब सुनकर याओप शॉक में नर्स से पूछता है कि क्या सच में 17 साल बीत चुके हैं। नर्स उसकी बात कंफर्म करती है और बताती है कि जैसे ही उसके वापस आने की खबर फैली बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल के बाहर कैंप करके बैठे हुए हैं। याओप बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ देखता है और इरिटेट हो जाता है। इसके बाद वह नर्स से मिरर मांगता है। नर्स उसे मिरर लाकर देती है और याओप अपने रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखता है। वह रियलाइज करता है कि वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा 17 साल पहले डंजन में एंटर करते समय दिखता था। तभी उसे अचानक अपने पैसे याद आते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर उसका शरीर तक कांपने लगता है। नर्स उसे बताती है कि उसकी पूरी फॉर्चून उसके एक फ्रेंड ने उसकी फेवरेट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दी थी। इसके बाद याओप अपने घर के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उसका घर अब एक म्यूजियम में बदल चुका है क्योंकि वह एक फेमस फिगर बन चुका था और उस घर को बेचा नहीं जा सकता था। उसकी सुपर कार भी ऑक्शन में बेच दी गई थी और एक वेल्थी आदमी ने उसे बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया था। याओप रियलाइज करता है कि फाइनल डंजन से जिंदा वापस आने के बावजूद वह प्रैक्टिकली होमलेस हो चुका है। नर्स उसे रियश्योर करती है कि उसने फाइनल डंजन में खुद को सैक्रिफाइस किया था, इसलिए लोग जरूर उसकी मदद करेंगे। वह यह भी बताती है कि जाहो जल्द ही उससे मिलने आने वाला है। इसके बाद नर्स कमरे से बाहर चली जाती है और कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह बेल दबा सकता है। अकेला रह जाने के बाद याओप सोचता है कि उसके जाने के बाद दुनिया कितनी बदल गई है। फिलहाल वो अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है क्योंकि डंजन से वापस आने के बाद उसने अभी तक अपनी एबिलिटीज को प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं किया था। वह अपनी स्कैनर आईज का इस्तेमाल करके अपने स्टैट्स और एबिलिटीज को चेक करता है। जब याओप पहली बार अवेकनर बना था तब उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिली थी जिसका नाम स्कैनर आईज था। इस एबिलिटी की मदद से वह किसी भी व्यक्ति की सिर्फ करंट स्किल्स ही नहीं देख सकता था बल्कि यह भी देख सकता था कि वह व्यक्ति फ्यूचर में कौन कौन सी एबिलिटीज हासिल करेगा। इसी एबिलिटी की वजह से याओप बाकी एस्पर्स की तुलना में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर पाया और आखिरकार 7 हीरोज का लीडर बन गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेड कोच से भी हुई थी। शुरुआत में याओप को वह सिर्फ एक लूजर लगता था, लेकिन जब उसने उसके स्टैट्स और फ्यूचर एबिलिटीज को देखा तो
याओप को रियलाइज हुआ कि उस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए याओप ने उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने का मौका दिया और जेजेओ उसकी टीम का हिस्सा बन गया। वर्तमान समय में याओप अपने स्टैट्स को चेक करता है और देखता है कि उसके लगभग सभी स्टैट्स पहले जैसे ही हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी एक 110 है। ये काफी स्ट्रेंज है क्योंकि ह्यूमंस के लिए इस एट्रीब्यूट की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ एक 100 होती है। इसके अलावा उसके पास एक नई स्किल भी है जिसका नाम इमोर्टैलिटी है। ये स्किल उसे फिजिकल अटैक्स की वजह से मरने से रोकती है। याओप कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने यह एबिलिटी पहले कभी नहीं देखी थी। वह गेस करता है कि शायद फाइनल बैटल के दौरान उसने ये स्किल डेवलप की होगी। तभी अचानक कमरे का डोर खुलता है और याओप सामने अपने पुराने कॉमरेड को खड़ा देखता है। अपने लीडर को 17 साल बाद जिंदा देखकर हेड कोच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में उसी रात दोनों फ्रेंड्स साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं। जब जे थोड़ा काम हो जाता है तो याओप उसके रोने को लेकर उसे टीज करता है। उसका फ्रेंड कहता है कि जब याओप भी ओल्ड हो जाएगा तब उसे समझ आएगा कि उम्र बढ़ने के साथ टीयर्स कितनी आसानी से निकल आते हैं। लेकिन याओप हंसते हुए जवाब देता है कि उसे ऐसी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अभी भी यंग है। इसके बाद याओप अपनी बायोग्राफी के बारे में पूछता है। हेड कोच बताता है कि उसने एक घोस्ट राइटर को हायर करके उसकी बायोग्राफी लिखवाई थी और उस बुक का नाम सेवियर ऑफ द वर्ल्ड रखा गया है। वह यह भी बताता है कि याओप की कहानी पर कई मूवीज बन चुकी हैं और उनमें से कई मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट्स रही हैं। उनमें से एक मूवी तो दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म तक बन गई। ये सब सुनकर याओप सोचता है कि जब वह डंजन के अंदर था तब उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह कभी जिंदा बाहर निकल पाएगा। इसलिए जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली तो उसे शॉक लगा और उसके लिए यह बिलीव करना मुश्किल था कि जो कुछ हो रहा है वह सच है। वह यह भी कहता है कि अभी उसे खुद को एक पुअर बेगर से ज्यादा कुछ नहीं लगता। तभी जे उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे रियश्योर करता है कि वह हमेशा उस पर डिपेंड कर सकता है। ये सुनकर याओप का मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है और वो पूछता है कि क्या डंजन्स के बाद मिली वेल्थ से जे ने कोई बिजनेस शुरू किया था। उसका फ्रेंड कंफर्म करता है कि उसने बिजनेस शुरू किया था। वह कहता है कि वह पूरी जिंदगी सिर्फ बैठकर आराम नहीं कर सकता था। याओप उसे टीज करते हुए कहता है कि उसे सरप्राइज है कि उसका बिजनेस फेल नहीं हुआ क्योंकि उसे एक इडियट चला रहा था। जे ऑकवर्ड स्माइल करता है और एडमिट करता है कि उसने एक्चुअली किसी और को बिजनेस हैंडल करने के लिए हायर किया था। फिलहाल वह नेशनल टीम का हेड कोच है। जब याओप उससे इसके बारे में और पूछता है तो जे उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी टीम एक बैटलफील्ड एरिना में फाइट कर रही होती है। याओप यह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उनके समय में तो उन्होंने सारे डंजन्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे। जे एक्सप्लेन करता है कि यह एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट कॉल्ड बैटलफील्ड है। इसमें वर्चुअल डंजन्स क्रिएट किए जाते हैं और प्लेयर्स उन्हें क्लियर करने के लिए फाइट करते हैं। उनकी फाइनल रेड के बाद उन्हें एस्पर्स को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कुछ नया क्रिएट करना पड़ा। याओप को यह सब देखकर बच्चों का खेल लगता है, लेकिन जे उसे बताता है कि इस स्पोर्ट के कुछ टॉप प्लेयर्स शायद उनकी ओरिजिनल स्क्वाड के अगेंस्ट भी मैच कर सकते हैं। ये सुनकर याओप पूछता है कि कोरिया इस स्पोर्ट में किस रैंक पर है। उसे लगता है कि कोरिया काफी हाई रैंक पर होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एस्पर्स थे, लेकिन जे उसे शॉक करते हुए बताता है कि कोरिया डेड लास्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोनों एक कार में कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में जे उसे समझाता है कि अक्सर जो इंसान किसी इविल को खत्म करता है वही आगे चलकर खुद नेक्स्ट इविल बन जाता है। याओप को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आती। तब जे हिंट करता है कि यही कोरिया के प्लेयर्स के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी। फाइनल डंजन क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट एस्पर्स से कोशिश हो गई थी क्योंकि उन्हें डर था कि इतने पावरफुल एस्पर्स फ्यूचर में गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उन पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। यह सुनकर याओप गेस करता है कि सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने शायद कंट्री छोड़ दी होगी और एथलीट्स या कोचेस बन गए होंगे। याओप कहता है कि उसके समय में भी कुछ लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लेकिन वह अपनी बातों और इन्फ्लुएंस से उनका सामना कर लेता था। जे उसकी तरफ देखकर कहता है कि इन सभी रीजंस की वजह से उन्हें अब सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। अचानक जे उसकी तरफ मुड़ता है और कुछ कहने वाला होता है, लेकिन याओप उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर देता है। जे हैरान होकर कहता है कि उसने उसे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन याओप कामली जवाब देता है, मुझे पहले से पता है कि तुम मुझसे बैटलफील्ड ज्वाइन करने के लिए कहने वाले हो। वह एक्सप्लेन करता है कि अब वह एक अवेकनर की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता क्योंकि उसने उस फाइनल डंजन में ही वह जिंदगी पीछे छोड़ दी थी। जब वह यंग था तब पहले उसने सर्वाइव करने के लिए फाइट किया और बाद में लोगों के बीच रिकॉग्नाइज होने के लिए, लेकिन इस बार वह बस अपने लिए जीना चाहता है। वह आगे कहता है कि अगर वह बैटलफील्ड ज्वाइन करता है तो हर कोई उससे फिर से दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की तरह कंट्री को बचाने की उम्मीद करने लगेगा। बिल्कुल पहले की तरह लोग अपनी सारी होप्स उस पर लगा देंगे और उससे विक्ट्री की उम्मीद करेंगे। ये सब सुनकर उसका फ्रेंड समझ जाता है कि याओप का बैटलफील्ड ज्वाइन करने में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर देता है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी हमारा हीरो विंडो से बाहर देखता है और कहता है कि उनके कंट्री में अभी भी थोड़ी होप बाकी है। उसका फ्रेंड कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। याओप एक पोस्टर की तरफ इशारा करता है जिसमें हो की तस्वीर होती है। वह कहता है कि उनके पास अभी भी उसके जैसी एस्पर्स हैं। इसके बाद याओप उसके बारे में थोड़ी अजीब अजीब बातें करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि हो उसकी डॉटर है। यह सुनकर याओप बुरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि जब वह मरा था तब हॉन सिर्फ 6 साल की थी। याओप अपनी बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह जितना उसे सेव करने की कोशिश करता है उतना ही मामला खराब होता जाता है। आखिर में उसका फ्रेंड बस चुप रहने के लिए कह देता है। कुछ देर बाद दोनों जेजो के घर पहुंचते हैं जहां
जहाँ उनकी मुलाकात उसकी वाइफ हानुंगी से होती है। वह हीरो का वार्मली वेलकम करती है और फिर अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या ड्राइविंग करने की वजह से वह थक गया है। जब दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं, याओप उन्हें देखता रहता है और रियलाइज करता है कि वह सच में दोबारा जिंदगी में वापस आ चुका है। इतना ही नहीं, दुनिया भी अब काफी पीसफुल है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसे अपनी जिंदगी में करना क्या है। फिलहाल वह थोड़ा आराम करने का फैसला करता है और टीवी ऑन कर देता है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे देखकर वह लगभग शॉक हो जाता है, क्योंकि टीवी पर उसके फेवरेट शो का रीरन चल रहा होता है। जब वह डंजन में गया था तब यह शो अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह इसका एंडिंग कभी देख ही नहीं पाया था। अब इसे देखकर वह बेहद एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि शायद वह इस शो का एंडिंग देखने के लिए ही सरवाइव करके वापस आया है। याओप थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि अब वह 2005 के बाद रिलीज हुए हर टीवी शो को देखेगा। ये सुनकर उसका फ्रेंड भी हैरान रह जाता है। हीरो उसे कैजुअली याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि वह वापस आने के बाद अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकता है, इसलिए अब वह अपना पूरा टाइम टीवी शोज देखने में स्पेंड करेगा। जे तुरंत क्लैरिफाई करता है कि उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था। वह याओप को बाहर जाने के लिए कहता है और हाउस के बाहर की क्राउड देखने को कहता है। बाहर बड़ी संख्या में मीडिया रिपोर्टर्स जमा हुए होते हैं जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर याओप को समझ आ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह अनाउंस करता है कि वह उन्हें अगले दिन इंटरव्यू देगा, लेकिन उसके बाद रिपोर्टर्स को उसका पीछा करना हमेशा के लिए बंद करना होगा। अगले दिन सीन एक बड़े होटल में शिफ्ट होता है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। रिपोर्टर्स एक जगह जमा होकर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें याओप के घर के बाहर कम से कम 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए इतनी जल्दी इंटरव्यू का मौका मिलना उनके लिए किसी लक से कम नहीं है। जब इंटरव्यू शुरू होता है, याओप कामली सभी को एड्रेस करता है और कहता है कि ये पूरी सिचुएशन उसके लिए भी उतनी ही स्ट्रेंज है जितनी उनके लिए। वह एडमिट करता है कि उसे खुद नहीं पता कि वह फाइनल डिजास्टर से आखिर सरवाइव कैसे कर पाया। याओप को इतनी स्मूथली बात करते देखकर उसका फ्रेंड भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि याओप काफी बदल गया है, लेकिन कुछ ही देर में हीरो अपनी यूजुअल ब्लंट पर्सनालिटी में वापस आ जाता है और रिपोर्टर्स को साफ वार्निंग देता है कि इस इंटरव्यू के बाद वे उसे अकेला छोड़ दें और दोबारा उसका पीछा न करें। इसके बाद वह रिपोर्टर से कहता है कि एक एक करके हाथ उठाई और प्रॉपरली अपना क्वेश्चन पूछें। एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या याओप को पिछले 17 सालों की कोई मेमोरी याद है। याओप उस सवाल को डिसमिस करते हुए कहता है कि उसके लिए तो अभी भी ऐसा लगता है जैसे साल 2005 ही चल रहा है। क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ता है। तभी एक रिपोर्टर करंट बैटलफील्ड सिचुएशन का टॉपिक उठाता है और कहता है कि हेड कोच ने शायद उसे इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया होगा। रिपोर्टर्स याओप से पूछते हैं कि क्या उसका बैटलफील्ड ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन है। याओप तुरंत मना कर देता है और साफ कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर एक रिपोर्टर सरकास्टिकली पूछता है कि क्या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारा हीरो तुरंत पलटकर जवाब देता है, मेरी किसी चीज में कमी नहीं है, कमी तो सिर्फ तुम्हारे बॉल्ड हेड पर बालों की है। इसके बाद याओप फिर से साफ कर देता है कि उसे इन सब मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जा चुका है। इतना कहकर याओप वहां से जाने की तैयारी करता है। तभी एक यंग रिपोर्टर उसे रोककर लास्ट क्वेश्चन पूछने की परमिशन लेता है। वह जेरल्ड वॉकर नाम के एक प्लेयर के बारे में बताता है जो दावा करता है कि 7 हीरोज की पूरी टीम उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर याओप पूछता है कि यह आदमी आखिर है कौन। रिपोर्टर एक्सप्लेन करता है कि वॉकर एक फेमस अमेरिकन हंटर है जिसे अमेरिका का बेस्ट टैंकर कहा जाता है। ये सुनकर याओप पूछता है कि क्या वह दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। रिपोर्टर तुरंत मना करता है और बताता है कि वर्ल्ड के टॉप 3 रैंक्ड फाइटर्स फ्रांस का नेथन, आयरलैंड का रॉय और जर्मनी का डैनियल है। इनमें डैनियल करंटली फर्स्ट रैंक पर है। वॉकर अभी टॉप 3 में शामिल नहीं है, लेकिन उसे इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि फ्यूचर में वे इस लेवल तक पहुंच सकता है। ये सुनने के बाद याओप वॉकर को एक क्लियर मैसेज देता है। वह कहता है कि उससे चैलेंज करने के बारे में सोचने से पहले वॉकर को सबसे पहले दुनिया के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में अपनी जगह बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर वह सच में याओप से फाइट करना चाहता है तो उसे बैटलफील्ड में नहीं बल्कि पर्सनली उसके सामने आकर फाइट करनी चाहिए। इतना कहने के बाद याओप लाइव टीवी पर वॉकर को मिडिल फिंगर भी दिखा देता है। वॉकर तक यह मैसेज पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह तुरंत कोरिया जाने और याओप से पर्सनली मिलने का फैसला कर लेता है। जल्द ही न्यूज फैल जाती है कि अमेरिकन टीम कोरियन टीम को चैलेंज करने वाली है। ये सुनकर जे बेहद वरीड हो जाता है। वह एडमिट करता है कि उसकी टीम अभी रेडी नहीं है और अमेरिकन के खिलाफ उनका कोई चांस नहीं है क्योंकि उनकी टीम काफी वीकर है। लेकिन हमारा हीरो आराम से टीवी देख रहा होता है। वह जे को चिल्लाना बंद करने के लिए कहता है, फिर कहता है कि अगर उसे बात करनी है तो बाहर जाकर करे क्योंकि इस समय वह जो शोज देख रहा है वे उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसका फ्रेंड उसके पास बैठ जाता है और उसे ब्लेम करता है कि उसने बेवजह वॉकर को प्रोवोक क्यों किया। याओप कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर वह आदमी है कौन। वह कहता है कि उसने तो उसका नाम तक पहले कभी नहीं सुना। उसका फ्रेंड उसे याद दिलाता है कि वॉकर वही आदमी है जिसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंसल्ट किया था और उसे खुद उसके पास आकर फाइट करने की चैलेंज दी थी। अब वॉकर शायद कोरियन टीम से रिवेंज लेने वाला है क्योंकि याओप खुद बैटलफील्ड खेलने से मना कर चुका है। ये सब सुनने के बाद याओप कैजुअली जवाब देता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं और वापस टीवी देखने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि हान भी बैटलफील्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। उसी समय डोरबेल बजती है और हान घर में एंटर करती है। याओप
एक पल के लिए स्टार्टल्ड हो जाता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि वह हान है। वो बताती है कि जैसे ही उसे हीरो के वापस आने की खबर मिली, वह जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी जल्दी यहाँ आ गई। याओप उसे देखते ही हाथ हिलाता है। हान तुरंत उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है और उसे एक जोरदार हग कर लेती है, जिससे याओप सोफा से नीचे गिर जाता है। याओप उसे हल्के से डांटते हुए कहता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे बिहेव करना बंद करो। उसकी एक्साइटमेंट देखकर याओप एडमिट करता है कि उसे लगा था कि इतने सालों बाद शायद हान उसे भूल चुकी होगी, लेकिन हान उसे अश्योर करती है कि उसे सब कुछ क्लियरली याद है, क्योंकि बचपन में याओप उसके लिए चॉकलेट्स लाया करता था। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि हान उससे पूछती है कि उसने बैटलफील्ड ज्वाइन करने से मना क्यों कर दिया। ये सुनते ही हमारा हीरो ड्रामेटिक तरीके से अपने कान बंद कर लेता है और बार बार कहता है कि उसका बैटलफील्ड ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो कहता है कि उसके पास बहुत सारे टीवी शोज हैं जिन्हें उसे देखना है और उसके पास करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। अगर उसके डैड ने उसे याओप को मनाने के लिए भेजा है तो वह पहले ही मना कर रहा है। हान कहती है कि याओप पहले जैसा नहीं रहा और काफी बदल गया है, लेकिन याओप इंसिस्ट करता है कि वह बिल्कुल नहीं बदला, उसके हिसाब से बदलने वाली हान है। ये सुनकर हान थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वह पीछे हटती है, इनोसेंट सा फेस बनाती है और उसे याद दिलाती है कि बचपन में याओप उसकी हर रिक्वेस्ट पूरी कर दिया करता था। याओप जवाब देता है कि उस समय वह सिर्फ स्नैक्स जैसी छोटी छोटी चीजें मांगती थी, लेकिन अब वह उससे कहीं ज्यादा सीरियस चीज मांग रही है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। आखिर में हान कहती है कि अगर याओप बैटलफील्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वह उसके साथ उसका एवेटार चेक करने चल सकता है, क्योंकि उसके फादर इस समय बिजी हैं। शुरुआत में याओप मना कर देता है क्योंकि उसे अपने फेवरेट शो का फाइनल एपिसोड देखना है, लेकिन हान के बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार वह उसके साथ जाने के लिए अग्री कर जाता है। क्लियरली अनॉयड होकर याओप उससे पूछता है कि वे आखिर जा कहां रहे हैं, लेकिन हान बस स्माइल करती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। इसके बाद सीन कोरियन बैटलफील्ड फैसिलिटी पर शिफ्ट होता है, जो एक बहुत ही मैसिव बिल्डिंग होती है। जैसे ही दोनों अंदर एंटर करते हैं, स्टाफ मेंबर्स उनका वार्मली वेलकम करते हैं। एक इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्रीट करता है और अंदर लेकर जाता है। वह एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले वह हान का एवेटार चेक करेगा। हान अपने वेपन्स पिक करती है, फिर हेलमेट पहनकर अपने एवेटार से कनेक्ट हो जाती है। अंदर पहुंचते ही वह एक्साइटेड होकर कहती है कि उसके लिए कोई मॉन्स्टर भेजा जाए। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक क्रीचर बनना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरी तरह मटेरियलाइज हो जाता है। यह देखकर याओप रियलाइज करता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स को भी इसी तरह क्रिएट किया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि बैटलफील्ड एक वर्चुअल रियलिटी गेम है, जिसे बैटलफील्ड एसोसिएशन ने अपनी एडवांस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप किया है। इस डिजिटल स्पेस के अंदर वे डंजन मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स को बिल्कुल रिक्रिएट कर सकते हैं। हर नए प्लेयर को बैटलफील्ड ज्वाइन करने से पहले एसोसिएशन में आकर अपना एवेटार क्रिएट करना पड़ता है। याओप मानता है कि यह सब बेहद रियल लगता है और वह हान की तारीफ करते हुए कहता है कि वह इस गेम में काफी टैलेंटेड लग रही है। तभी एक वुल्फ लाइक मॉन्स्टर हान पर अटैक कर देता है। हान तुरंत रिएक्ट करती है, अपनी विप को मॉन्स्टर की गर्दन के चारों तरफ लपेट देती है और फिर सोर्ड से उसे फिनिश कर देती है। मॉन्स्टर उसी वक्त डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि हान का एवेटार पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड हो चुका है और अब वह डिस्कनेक्ट कर सकती है। हेलमेट उतारने के बाद हान एक्साइटेड होकर याओप से पूछती है कि उसने कैसा परफॉर्म किया। याओप उसे टीज करते हुए कहता है, 6 साल की बच्ची के हिसाब से तुम बुरी नहीं थी, टाइम के साथ और इम्प्रूव कर जाओगी। ये सुनकर हान अनॉयड हो जाती है और उसे कहती है कि वह खुद इसे ट्राई करके देखे। याओप फिर वही बात दोहराता है कि वह पहले ही कह चुका है कि वह बैटलफील्ड में कम्पीट नहीं करेगा, लेकिन हान क्लैरिफाई करती है कि वह उसे कम्पीट करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि सिर्फ इसे एक बार टेस्ट करने के लिए कह रही है। वह एडमिट करती है कि वह हमेशा से याओप की स्ट्रेंथ को लेकर क्यूरियस रही है, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसकी ताकत की तारीफ किया करते थे, लेकिन उसे कभी खुद उसकी स्ट्रेंथ देखने का मौका नहीं मिला। जब तक वह इतनी बड़ी हुई कि उसे समझ सके, तब तक याओप जा चुका था। हान को डिसअपॉइंटेड देखकर याओप आखिरकार अग्री कर जाता है। वह कहता है कि वह सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि हान ने उससे रिक्वेस्ट की है। इंस्ट्रक्टर यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली किसी एवेटार को टेस्ट करने से पहले कई मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन चूंकि याओप का कम्पीट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए वे सिर्फ एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। हान यह सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि यह बहुत फन होगा। याओप पूछता है कि क्या उसे बस मॉड्यूल के अंदर एंटर करना है। एम्प्लॉई एक्सप्लेन करता है कि अगर उसने पहले कोई वेपन सिलेक्ट नहीं किया तो उसे अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद 2 स्टाफ मेंबर्स एक स्पेयर और शील्ड लेकर आते हैं। शील्ड इतना हैवी होता है कि स्टाफ मेंबर्स के लिए भी उसे उठाना मुश्किल लग रहा होता है। याओप वेपन्स उठाता है और नोटिस करता है कि ये वेपन्स उसके पुराने समय में इस्तेमाल किए गए वेपन्स की तुलना में काफी हल्के हैं। एम्प्लॉई उससे पूछता है कि क्या वह कोई दूसरा वेपन लेना चाहता है, लेकिन याओप मना कर देता है। वह स्पीयर चुनता है और कहता है कि वह जल्दी खत्म करना चाहता है, क्योंकि यहाँ की हर चीज उसके लिए अनफेमिलियर है। इसके बाद याओप हेलमेट पहनता है और खुद को तैयार करता है। वह सोचता है कि अब देखना है कि ये वर्चुअल बैटलफील्ड आखिर असल में है कैसा। जैसे ही वह कनेक्ट होता है, एसोसिएशन का एक एम्प्लॉई उससे पूछता है कि क्या वह उसकी आवाज सुन सकता है। फिर वह एक्सप्लेन करता है कि याओप जिस एरिया में मौजूद है वह रियल टेस्टिंग फैसिलिटी की एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। याओप चारों तरफ देखता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वह अभी अभी किसी डंजन गेट से होकर अंदर आया हो। कंसोल पर दिखता है कि उसके और उसके एवेटार के बीच कोई सिंक्रोनाइजेशन एरर नहीं है। इसका मतलब है
है कि वह पूरी तरह रेडी है। ये सुनकर याओप थोड़ा वार्म अप करता है और कहता है कि उसे वही टाइप का मॉन्स्टर चाहिए जिसका सामना हान ने किया था। एम्प्लॉय एग्री करता है और एक स्पेशल मॉन्स्टर क्रिएट करता है जिसका नाम सालिबुन है। याओप नोटिस करता है कि यह मॉन्स्टर उन मॉन्स्टर्स से अलग दिख रहा है जिन्हें वह अपने समय में देखा करता था। इंस्ट्रक्टर उसकी बात कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि वह सही है। यह एक स्पेशल टाइप का मॉन्स्टर है जिसे केवल ऑरा की मदद से डिफीट किया जा सकता है। हालांकि इस टेस्ट के लिए उन्होंने इसके डेटा को मॉडिफाई करके इसे जितना पॉसिबल हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अचानक मॉन्स्टर याओप की तरफ चार्ज करता है। याओप कैजुअली उसे देखता है और कहता है कि शायद स्पीयर लाना बेकार था। वह स्पीयर को एक तरफ फेंक देता है और सिर्फ अपनी उंगली के एक फ्लिक से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई शॉक रह जाता है, यहाँ तक कि हान को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। याओप कूल बनने की कोशिश करते हुए पूछता है, तुम लोग इतना वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि इस टाइप के मॉन्स्टर को डिफीट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह इतना वीक भी नहीं है कि कोई इसे सिर्फ उंगली के फ्लिक से मार दे। याओप स्क्रीन की तरफ देखकर कहता है कि इस बार उससे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर भेजा जाए, क्योंकि वह कुछ टेस्ट करना चाहता है। चूंकि वीआर वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड के बीच प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, वह सोचता है कि अपनी उस नई स्किल को यहीं टेस्ट करना सबसे सही रहेगा। जब याओप उन वीक मॉन्स्टर्स को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है, तभी अचानक एक आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। आवाज उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर ह्यूमन कहती है। सब लोग कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखने लगते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी एम्प्लॉय की स्क्रीन पर एक वार्निंग दिखाई देती है। वह रियलाइज करता है कि कोई बाहर से जबरदस्ती मॉड्यूल से कनेक्ट हो रहा है। कुछ ही मोमेंट्स बाद वॉकर बैटलफील्ड के अंदर जंप करता है और याओप से पूछता है कि क्या उसका दिया हुआ ऑफर अभी भी वैलिड है। याओप कोई जवाब नहीं देता तो वॉकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि टीवी पर तो वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वॉकर डिक्लेयर करता है कि याओप 7 हीरोज में से एक हो या दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर ह्यूमन, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओप के जवाब देने से पहले ही वॉकर उसकी तरफ चार्ज करके अटैक कर देता है। जैसे ही उसका स्ट्राइक याओप को हिट करने वाला होता है, एक पावरफुल ब्लास्ट होता है और याओप अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाता है। वॉकर उसकी स्पीड देखकर स्टन रह जाता है और पूरी तरह याओप को ट्रैक करना खो देता है। तभी उसे पीछे से याओप की आवाज सुनाई देती है। याओप पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम जैसे किसी इंसान से डर जाऊंगा? अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल के साथ याओप डिसाइड करता है कि यह उसकी नई स्किल को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। हान ये सब देखकर कंफ्यूज्ड होती है और सोचती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी कोई उसे कहता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट पार्क जेंटे, वॉकर की मैनेजर एमा मॉस और हेड कोच भी वहां पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट उन्हें अश्योर करता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसने इस फाइट को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। फिर वह वॉकर की मैनेजर की तरफ देखकर पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। वह कंफर्म करती है और उनकी रिक्वेस्ट अग्री करने के लिए उसे थैंक्स करती है। पता चलता है कि याओप के वापस आने से पहले प्रेसिडेंट कभी कभी उसके लिए फूड खरीदा करता था, इसलिए उसे लगता है कि याओप शायद इस फाइट का विरोध नहीं करेगा। हालांकि इस फाइट को अलाउ करने का असली रीजन कुछ और था। प्रेसिडेंट चाहता था कि याओप किसी तरह बैटलफील्ड में इंटरेस्टेड हो जाए। अब दोनों फाइनली एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और वॉकर, जो एक टैंक है, याओप को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। याओप रियलाइज करता है कि वॉकर उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा टफ, इसलिए वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके स्टैट्स स्कैन करना शुरू कर देता है। उसके स्टैट्स देखकर याओप रियलाइज करता है कि वॉकर की स्टैमिना और हेल्थ दोनों मैक्स्ड आउट हैं। इसका मतलब है कि वह एक परफेक्ट टैंक है। जब याओप उसके स्टैट्स एनालाइज कर रहा होता है, वॉकर नोटिस करता है कि वह फाइट क्यों नहीं कर रहा। वह उससे पूछता है कि वह अटैक क्यों नहीं कर रहा। याओप स्माइल करता है और मन ही मन सोचता है कि अगर वह 17 साल पहले वॉकर से मिला होता तो शायद उसे अपनी टीम के साथ फाइनल डंजियन तक ले जाता। तभी उसे याद आता है कि वह यहाँ असल में अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने आया है, जो उसने हॉस्पिटल में अपने स्टैट्स चेक करते समय देखी थी, और वॉकर इसके लिए एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट है। ये सोचते ही याओप अचानक आगे लीप करता है और पल भर में वॉकर के सामने पहुंच जाता है। वॉकर उसकी स्पीड देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन फिर भी उसके मूवमेंट को रीड करके काउंटर अटैक कर देता है। अजीब बात यह होती है कि याओप अटैक करने से ठीक पहले अचानक रुक जाता है और वॉकर का अटैक सीधे अपने ऊपर ले लेता है। पावरफुल हिट लगते ही याओप कई फीट पीछे जाकर गिरता है। वहां मौजूद सभी लोग शॉक रह जाते हैं, यहाँ तक कि वॉकर भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि याओप के पास उस अटैक को डॉज करने का पूरा मौका था। अचानक याओप अपना स्पीयर वॉकर की तरफ थ्रो करता है और कैजुअली कहता है, सोचा नहीं था कि इतना हर्ट करेगा। वॉकर मुश्किल से स्पीयर को डोज करता है और उसका हाथ लगभग कटने से बचता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसका पिछला अटैक तो इतना पावरफुल था कि उसे याओप को मार देना चाहिए था। लेकिन शॉकिंगली याओप अभी भी पूरी तरह अलाइव और किकिंग है। धीरे धीरे डस्ट सेटल होती है और याओप स्माइल करते हुए वॉकर की तरफ देखता है। फिर उसे पूछता है, मेरी ट्रिक के बारे में क्या ख्याल है। वॉकर डिसबिलीफ में उसे पूछता है कि वह उसके अटैक से आखिर बचा कैसे। याओप एक्सप्लेन करता है कि वापस आने के बाद उसे एक नई एबिलिटी मिली है जो उसे फिजिकल अटैक्स की वजह से मरने से रोकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इंजरीज भी अपने आप हील हो जाती है। लेकिन याओप रियलाइज करता है कि इस एबिलिटी के साथ वॉकर के खिलाफ प्रॉपर्ली फेयर फाइट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वे एम्प्लॉय को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसकी इस एबिलिटी को समहाउ
सील किया जा सकता है। एम्प्लॉय बताता है कि ऐसा करना पॉसिबल है और यॉब की स्पेशल एबिलिटी को लॉक कर देता है। अब इस फाइट के दौरान वह उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वॉकर उससे पूछता है कि यह कैसी स्किल है, लेकिन यॉब कैजुअली जवाब देता है कि यह स्किल उसके लिए भी नहीं है और उसने भी इसके बारे में पहली बार हॉस्पिटल में ही सुना था। वह आगे कहता है कि अगर उसने इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके फाइट की तो वॉकर बाद में उसके खिलाफ रोता रहेगा, इसलिए उसने खुद ही इसे लॉक करने का फैसला किया। ये सुनकर वॉकर दीवार में फंसा हुआ योब का स्पीयर निकालता है और उसे वापस उसकी तरफ बढ़ा देता है। वह कहता है कि योब उतना ही कॉकी है जितना लोग उसके बारे में बताते हैं। अब वॉकर क्यूरियस हो जाता है कि क्या योब की स्किल्स भी उन रूमर्स के मुताबिक सच में उतनी ही पावरफुल हैं। योब स्पीयर को पकड़ते हुए स्माइल करता है और कहता है, असल में मैं लोगों की बातों से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दोनों लगातार एक दूसरे से ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं। तभी योब उसके टॉप 3 में भी न होने को लेकर कुछ कह देता है, जिससे वॉकर बुरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। वह सीधे योब की तरफ चार्ज करता है, लेकिन हमारा हीरो उसके सारे अटैक्स आसानी से ब्लॉक कर देता है। अचानक योब उसकी नजरों से गायब हो जाता है और बिल्कुल पहले की तरह अगले ही पल वॉकर के पीछे दिखाई देता है। वह सीधे उसके हेड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर तुरंत रिएक्ट करता है और समय रहते पीछे जंप कर जाता है। योब भी उसकी रिएक्शन स्पीड देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उस पर उसके ब्लाइंड स्पॉट से अटैक किया था। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ही मोमेंट योब अपना स्पीयर सीधे वॉकर की तरफ थ्रो कर देता है। वॉकर अपने शील्ड से स्पीयर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर स्पीयर अचानक डायरेक्शन बदल देता है और पीछे से वॉकर को हिट करता है। अब वॉकर को आखिरकार रियलाइज हो जाता है कि वह किस तरह के ओपोनेंट से फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह आर्ग्यू करता है कि स्पीयर एक्चुअली उसे हिट ही नहीं कर पाया। योब उसे बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वॉकर की जान न जाए। इसके अलावा वह यह भी कहता है कि इतने बड़े शील्ड के साथ उसके पास योब को हराने का कोई चांस नहीं है। ये सुनकर वॉकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि योब आखिर कहना क्या चाहता है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि वॉकर को अपने मैसिव शील्ड को एक छोटे शील्ड से रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा शील्ड उसकी कई एंगल से विजन को ब्लॉक कर रहा है। योब गेस करता है कि वॉकर का फील्ड ऑफ व्यू शायद काफी नैरो है, इसी वजह से वह एक ह्यूज शील्ड इस्तेमाल करता है ताकि उसे चारों तरफ देखने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके। ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर प्लेयर्स के खिलाफ काम कर सकती है, लेकिन अगर वह योब जैसे स्किल्ड ओपोनेंट से फाइट करेगा तो वे उसकी नैरो फील्ड ऑफ विजन का फायदा जरूर उठाएंगे। योब उसे समझाता है कि अगर वह स्मॉलर शील्ड इस्तेमाल करे तो लॉन्ग रन में उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वॉकर के पास पहले से ही अच्छी एजिलिटी और कंट्रोल है। यह सब सुनकर वॉकर पूछता है कि क्या योब उसके साथ मजाक कर रहा है। योब जवाब देता है कि वह बिल्कुल सीरियस है। हालांकि उसे यह भी पता है कि वॉकर उसकी एडवाइस फॉलो करने के बाद भी उसे हरा नहीं पाएगा। वॉकर गुस्से में जरूर होता है, लेकिन उसे पता होता है कि योब जो कह रहा है उसमें सच्चाई है, इसलिए वो उसकी एडवाइस को ट्राई करने के लिए अग्री कर जाता है। योब स्माइल करता है और कहता है कि बाकी चीजें अब उसे खुद फिगर आउट करनी होंगी, क्योंकि वह इस फाइट को खत्म करना चाहता है। फिर वह मजाक में कहता है कि उसने वॉकर को इतनी वैल्यूएबल एडवाइस दी है, इसलिए उसे कंसल्टेशन फीस मिलनी चाहिए। स्ट्रेंजली वॉकर इस बात पर भी अग्री कर जाता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। योब पूछता है कि उसकी कंडीशन क्या है। वॉकर बताता है कि वह योब से एक बार और फाइट करना चाहता है। वह कहता है कि 2 हफ्ते बाद उनकी टीम कोरियन टीम के खिलाफ फाइट करने वाली है और वह चाहता है कि योब उस मैच में उसके सामने आए। योब अनॉयड एक्सप्रेशन बनाता है और तुरंत मना कर देता है। वह साफ कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वॉकर उसे मनाने के लिए उसे शेक करने लगता है और यहाँ तक कि उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन योब फिर भी अग्री नहीं करता। बाहर मौजूद सभी लोग ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिमाग में अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और वह मन ही मन स्माइल करने लगता है। अगले दिन याओप अपने फ्रेंड के घर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसका फेवरेट शो अचानक एक ब्रॉडकास्ट की वजह से इंटरप्ट हो जाता है। टीवी पर एंकर उसके रीसेंट एनकाउंटर विद द अमेरिकन प्लेयर के बारे में बात कर रहा होता है। फिर उनके फाइट की एक लो क्वालिटी साउंड क्लिप दिखाई जाती है। न्यूज चैनल अनाउंस करता है कि याओप ने सपोजिडली बैटलफील्ड ज्वाइन करने के लिए एक कंडीशन पर अग्री कर लिया है। उनके मुताबिक अगर अमेरिकन टीम कोरियन टीम को 11-0 से हरा देती है तो याओप उनके खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेलेगा। ये सुनकर याओप को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह बिलीव ही नहीं कर पाता कि न्यूज में बताया जा रहा है कि उसने इस कंडीशन पर एग्री किया है। गुस्से में यो ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और डिमांड करता है कि यह एडिटेड वीडियो किसने बनाया और किसने लीक किया। वो पॉइंट आउट करता है कि फुटेज को डिलिबरेटली मैनिपुलेट किया गया है। वीडियो से वह हिस्सा काट दिया गया है जहां उसने साफ तौर पर फाइट करने से मना किया था और ऊपर से ऑडियो तक ऑल्टर कर दी गई है। अब यह बिल्कुल क्लियर है कि किसी ने जानबूझकर उसे फ्रेम किया है। इस हीटेड एक्सचेंज के बीच प्रेसिडेंट आखिरकार अपनी चेयर घुमाकर सामने आता है और अपोलोजाइज करता है। वह एडमिट करता है कि इस पूरे मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। वह एक्सप्लेन करता है कि प्रेसिडेंट होने के नाते उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ने उनके कंट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। उस फाइनेंशियल बैकिंग की वजह से यह मैच होना जरूरी है। प्रेसिडेंट याओप को कन्विंस करने के लिए उनकी पुरानी फ्रेंडशिप का भी हवाला देता है। फिर भी हीरो काफी हेजिडेंट रहता है। तभी प्रेसिडेंट उसके शोल्डर पर हाथ रखकर आश्योर करता है कि उसने पहले से एक प्लान सोच रखा है। याओप को केवल तभी अमेरिकन टीम के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलना होगा अगर वे कोरियन टीम को एक भी प्लेयर की डेथ के बिना हरा दें। प्रेसिडेंट समझाता है कि उनकी कोरियन टीम भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वे कम से कम एक अमेरिकन प्लेयर को मारने में कामयाब हो सकते हैं। अगर
अगर ऐसा हो गया तो याओप को फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन याओप अपनी किस्मत को लेकर गैम्बल नहीं करना चाहता, इसलिए वह फिर से मना कर देता है। प्रेसिडेंट उसे अश्योर करता है कि यह कंडीशन पूरी होने की संभावना बहुत कम है। वह यहाँ तक कहता है कि उस मैच से होने वाला पूरा प्रॉफिट याओप की फेवरेट चिल्ड्रन चैरिटी को डोनेट कर देगा। याओप इंक्रीजिंगली इरिटेटेड हो जाता है, लेकिन आखिरकार उनके बीच मौजूद पुराने डेट की वजह से उस पर प्रेशर महसूस होने लगता है। वह रिलक्टेंटली रिकंसिडर करता है और वार्निंग देता है कि अगर वॉकर की टीम इन कंडीशंस के बावजूद कोरियन टीम के एक भी प्लेयर को डिफीट कर देती है तो वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वह साफ कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे उसके सामने आकर रोए या गिड़गिड़ाए फिर भी उसका डिसीजन नहीं बदलेगा। प्रेसिडेंट हंसने लगता है और प्रॉमिस करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। बिजनेस की बात खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट सजेस्ट करता है कि अब दोनों बाहर जाकर डिनर करते हैं। याओप जवाब देता है कि डिनर का पूरा बिल तो प्रेसिडेंट को ही पे करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसे टेंशन न लेने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि सारे एक्सपेंसेस वही कवर करेगा। लेकिन वहां से जाने से पहले प्रेसिडेंट पीछे मुड़कर दोनों टीम्स के सिमुलेशन मैच रिजल्ट्स को देखता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि अमेरिकन टीम कोरियन टीम से कई लेवल्स आगे है। इसके बाद सीन हेड कोच के घर पर शिफ्ट होता है। टीवी पर न्यूज रिपोर्ट अनाउंस करती है कि याओप ने बैटलफील्ड ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर हमारा हीरो बेहद एंग्री हो जाता है। वह सोचता है कि मीडिया कोरियन ड्रामा जो दिखाने की जगह बार बार उसी के बारे में क्यों बात कर रहा है। वह पूरी सिचुएशन के लिए उस ओल्ड मैन को ब्लेम करता है और मन ही मन सोचता है कि उसे बहुत पहले ही उससे सारे टाइज कट कर लेने चाहिए थे। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद याओप गार्डन में पहुंचता है, जहां वह अपने फ्रेंड और उसकी डॉटर को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखता है। जे हान की रिएक्शन स्पीड की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही बताता है कि उसे अभी और फास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि हान की रोल एक असिस्टेंट डीलर की है। जे मानता है कि उसे अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए ताकि वह अपने टीममेट्स को बेहतर सपोर्ट दे सके। हान इंडिकेट करती है कि वह उसकी बात समझ रही है। उन्हें ट्रेनिंग करते देखकर याओप सोचता है कि जे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वह अपनी आई ऑफ एनालिसिस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसके सामने हान की स्टेटस विंडो दिखाई देने लगती है। याओप नोटिस करता है कि हान की एजिलिटी और फोकस पहले से ही पीक लेवल पर है, इसलिए वह इन एबिलिटीज को और इंप्रूव नहीं कर सकती। हालांकि उसका ओवरऑल लेवल जेएचओ से लोअर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस एक्चुअली उसके फादर से भी ज्यादा है। ये देखकर याओप कंक्लूड करता है कि हान को असिस्टेंस डीलर के रोल में रखना एक फूलिश डिसीजन है। उसके हिसाब से उसके फादर की ट्रेनिंग मेथड भले ही जे के लिए सही हो, लेकिन हान के लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दूसरे एरियाज में अभी भी बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल मौजूद है। याओप हान के पास जाता है और सोचता है कि अगर कोरियन टीम की एक की मेंबर इसी लेवल पर रहती है तो शायद वे अमेरिकन टीम के एक भी प्लेयर को डिफीट नहीं कर पाएंगे। हान उसे नोटिस करती है और पूछती है कि क्या उसने उसकी ट्रेनिंग देखी थी। याओप कंफर्म करता है कि उसने सब देखा है, लेकिन कहता है कि हान को अब और एजिलिटी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जे उसकी बात से डिसएग्री करता है। वह इंसिस्ट करता है कि हान अभी भी इस एरिया में पीछे है और उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन याओप काउंटर करते हुए कहता है कि उसकी स्पीड और एजिलिटी ट्रेनिंग अब स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि वह इन एबिलिटीज की मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि उसकी विप स्किल भी पूरी तरह मास्टर्ड है। याओप एक्सप्लेन करता है कि हान के पास अपने फादर जैसी स्पीड टाइप पावर जरूर है, लेकिन दोनों के फाइटिंग स्टाइल्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। फिर याओप हान से पूछता है कि अगर वह अपनी विप से किसी ओपोनेंट को कैप्चर कर ले तो उसके बाद वह क्या करेगी। हान जवाब देती है कि वह ओपोनेंट को अनबैलेंस करेगी, उसे गिराएगी, रिस्ट्रेन करेगी और फिर किसी टीममेट के आने का वेट करेगी। याओप तुरंत कहता है कि यही अप्रोच गलत है। वह उसे समझाता है कि उसे ओपोनेंट को तुरंत फिनिश कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वह अपने फादर की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करे। हान के पास उसके फादर जितनी एजिलिटी और स्पीड नहीं है, इसलिए वह दूसरों के ओपोनेंट को फिनिश करने का वेट नहीं कर सकती। इसके बजाय उसे अपनी स्ट्रेंथ और सोर्ड्समैनशिप पर रिलाई करना चाहिए और खुद ओपोनेंट को फिनिश करना चाहिए। अपनी बात डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए याओप 2 सोर्ड्स उठाता है और हान से केयरफुली देखने के लिए कहता है। वह एक टारगेट सेलेक्ट करता है, अपनी विप से उसे कैप्चर करता है और फिर एक ही स्विफ्ट मूवमेंट में सोर्ड से उसे फिनिश कर देता है। याओप हान को पॉइंट आउट करता है कि वह सिर्फ विप की मदद से ओपोनेंट को किल नहीं कर सकती, इसलिए उसके लिए सोर्ड ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। इसके बाद याओप उसका रोल भी चेंज कर देता है। वह हान को असिस्टेंट डीलर से प्रॉक्सिमिटी डीलर बना देता है। हान और उसका फादर दोनों इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। वे बस याओप को ब्लैंकली देखते रहते हैं। फिर हीरो उन्हें आदेश देता है कि सबसे पहले 500 सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ये सुनकर दोनों और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। याओप उन्हें वहां खड़ा देखकर चिल्लाता है कि वे मूव करना शुरू करें, क्योंकि मैच में अब सिर्फ 14 डेज बचे हैं। इसके बाद वह साफ डिक्लेयर करता है कि अब से वह खुद हान को कोच करेगा। सीन फिर यूएस नेशनल टीम्स कोरियन ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट होता है। वॉकर की मैनेजर उसके पिछले कुछ दिनों में हुए इंप्रूवमेंट को देखकर कमेंट करती है कि उसकी स्किल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। हीरो से फाइट करने और अपना शील्ड बदलने के बाद वॉकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। मैनेजर को क्यूरियोसिटी होती है कि दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था। वो प्रिडिक्ट करती है कि अगर वॉकर इस नई फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह मास्टर कर लेता है तो शायद वह वर्ल्ड के टॉप 3 फाइटर्स में भी एंटर कर सकता है। हालांकि वह वार्निंग देती है कि इतनी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हासिल करने के लिए उसे बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले वॉकर को नेथन जैसे स्पीड टाइप डीलर्स के खिलाफ काफी स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन अगर वह इस नई स्टाइल को मास्टर कर लेता है तो उसे उनके खिलाफ एक मेजर एडवांटेज मिल सकता है। तभी वॉकर अपनी मैनेजर से पूछता है कि इस नई फाइटिंग स्टाइल को मास्टर करने के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे। मैनेजर जवाब देती है कि उसे $10 मिलियन मिलेंगे और अगर वह इस स्टाइल को पूरी
तरह परफेक्ट कर लेता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट और उससे होने वाली रेवेन्यू दोनों और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये अमाउंट सुनते ही वॉकर डिसाइड करता है कि पूरा पैसा योब के अकाउंट में कंसल्टेशन फी के तौर पर भेजा जाएगा। उसकी मैनेजर यह सुनकर स्टंट रह जाती है, लेकिन वॉकर एक्सप्लेन करता है कि यह सिर्फ कंसल्टेशन फीस है। फिर वह अपने सामने मौजूद स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वाउ करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हीरो को दोबारा फील्ड में जरूर लेकर आएगा। आखिरकार वह लॉन्ग अवेटेड दिन आ जाता है जब कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हिस्टोरिक रैंक ए मैच होने वाला है। 2 कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं और बताते हैं कि ऑडियंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी है। उनमें से एक कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि याओप और अमेरिकन साइड के बीच लंबे समय से जिस ड्रीम कॉन्फ्रंटेशन का इंतजार किया जा रहा था उसका फैसला आज होने वाला है। इसके बाद वह अरीना में उतरने वाली पूरी कोरियन टीम का इंट्रोडक्शन देता है। कैमरा फिर अमेरिकन टीम की तरफ शिफ्ट होता है। कोरियन साइड से हान को क्लोज कॉम्बैट फाइटर और टीम की एस के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि अमेरिकन साइड पर वॉकर को उनकी टीम का टैंक और एस बताया जाता है। स्टैंड्स में बैठा हमारा हीरो चुपचाप पूरा सीन देख रहा होता है। इस बीच कमेंटेटर्स हाईलाइट करते हैं कि हान पहली बार अपनी नई पोजीशन में मैच खेलने वाली है। कैमरा जब हीरो के फेस पर जूम करता है तभी इस मैच के डंजन की अनाउंसमेंट होती है। इस बार बैटलफील्ड एक एंशिएंट कासल है जिसे स्केलेटन्स गार्ड कर रहे हैं। प्लेयर्स के रास्ते में फर्स्ट बॉस एक स्केलेटन वॉरियर होगा। सेकंड फ्लोर पर एक डेथ नाइट उनका इंतजार कर रहा है, जबकि फाइनल फ्लोर पर चैलेंजर्स को वॉन ड्रैगन और एक लिच का सामना करना होगा। नए स्पेक्टेटर्स के लिए कमेंटेटर्स गेम के बेसिक रूल्स भी ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जीतने के लिए टीम्स को एनिमी प्लेयर्स और मॉन्स्टर्स को किल करके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। कुछ ही देर बाद कोरियन टीम अरीना में एंटर करती है और उसके बाद अमेरिकन टीम भी अंदर पहुंचती है। अनाउंसर फर्स्ट गेम शुरू होने की घोषणा करता है और दोनों टीम्स डंजन के अंदर तेजी से आगे बढ़ती हैं। अमेरिकन टीम सबसे पहले स्केलेटन्स के एक ग्रुप से टकराती है। वॉकर आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स का सामना करता है और उनकी हंट शुरू हो जाती है। उनकी मूवमेंट्स इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होती हैं कि कमेंटेटर्स भी उनकी कोऑर्डिनेशन की तारीफ करते हैं। कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि अमेरिकन टीम्स मोबिलिटी भले ही रिलेटिवली स्लो हो, लेकिन हंटिंग के जरिए लेवल अप करने के बाद उनकी डिफेंस लगभग इम्पेनेट्रेबल हो जाती है। उधर हेड कोच की डॉटर अपनी वेपन को मजबूती से पकड़ती है और एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। जब कमेंटेटर्स अमेरिकन टीम्स स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तभी कोरियन टीम अचानक बेहद तेज स्पीड से आगे बढ़ती है। कमेंटेटर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोरियन टीम स्केलेटन्स पर अटैक किए बिना सीधे उनके पास से निकल जाती है। वे आगे बढ़ते हुए अगले एरिया के मॉन्स्टर्स को भी इग्नोर कर देते हैं। अपनी टीम को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखकर जिहो सोचता है कि उन्हें बस लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगर उनका प्लान काम कर गया तो उनके पास जीतने का चांस हो सकता है। कमेंटेटर्स बताते हैं कि कोरिया आमतौर पर लॉन्ग और केयरफुल मैचेस खेलना पसंद करता है, लेकिन इस बार वे एक बेहद अग्रेसिव स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधे बॉस की तरफ जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी काफी रिस्की है, लेकिन अगर यह सफल हो जाती है तो कोरियन टीम को ह्यूज अमाउंट ऑफ हंटिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं। बॉस के डिफीट होते ही फर्स्ट फ्लोर कुछ ही मिनट्स में क्लोज हो जाएगा, जिससे अमेरिकन टीम स्ट्रैटेजी पूरी तरह डिसरप्ट हो सकती है। आखिरकार कोरियन टीम बॉस एरिया तक पहुंच जाती है और फर्स्ट फ्लोर के बॉस स्केलेटन वॉरियर का सामना करती है। इसी दौरान अमेरिकन टीम के एक प्लेयर को लगता है कि वॉकर को वेट करना चाहिए क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ये सुनकर वॉकर अपने टीममेट पॉलवर्ड से पूछता है कि रिकॉनेसेंस कंप्लीट हुई या नहीं और आखिर सिचुएशन क्या है। प्लेयर रिपोर्ट करता है कि कोरियन टीम ने पहले ही फर्स्ट फ्लोर बॉस की हंटिंग शुरू कर दी है और वे एक अनयूजुअल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए एक टीममेट सजेस्ट करता है कि उन्हें सीधे सेकंड फ्लोर की तरफ रश करना चाहिए, लेकिन वॉकर ऐसा करने के बजाय पहले बॉस को फिनिश करने और फिर सीधे बॉस एरिया की तरफ जाने का फैसला करता है। इसके बाद वह एक फीमेल टीममेट की तरफ देखकर एडमिट करता है कि वह खुद ज्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए उसे उसकी एबिलिटी बोरो करनी पड़ेगी। उधर कोरियन टीम स्केलेटन वॉरियर को डिफीट करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि हयान फिनिशिंग ब्लो देगी। टीम लीडर सभी को अपनी पोजीशन पर बने रहने का ऑर्डर देता है ताकि हयान को बॉस को फिनिश करने का मौका मिल सके, लेकिन जैसे ही वह आगे जंप करती है अचानक कुछ बेहद तेज स्पीड से उसकी तरफ आता है। उसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता और वॉकर सीधे उस पर पावरफुल अटैक कर देता है। गर्ल पीछे की तरफ जोर से उड़ जाती है और शॉक में सोचती है कि वॉकर अचानक वहां आया कहां से। पूरी कोरियन टीम टैंक की सडन अराइवल देखकर स्टंट रह जाती है। हेड कोच तुरंत समझ जाता है कि वॉकर ने अपनी टीममेट की एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद को हवा में लॉन्च किया था। पावरफुल इंपैक्ट की वजह से लड़की डंजन की वॉल से जा टकराती है और कुछ ही मोमेंट्स बाद सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देती है जिसमें अनाउंस होता है कि वह एलिमिनेट हो चुकी है। वॉकर काल्मली एडमिट करता है कि बॉस पर फोकस करना कोरियन टीम की तरफ से कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन वह कहता है कि अगर उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता तब भी फाइनल आउटकम नहीं बदलता। तभी बाकी अमेरिकन प्लेयर्स स्केलेटन वॉरियर के पीछे पहुंच जाते हैं और वीकेंड बॉस पर अटैक शुरू कर देते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि फर्स्ट फ्लोर बॉस डिफीट हो चुका है और एरिया अब 10 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा। वॉकर डिसाइड करता है कि अब मैच को फिनिश करने का समय आ गया है। अमेरिकन प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं और बचे हुए कोरियन मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं। कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि टैंक के अचानक अपीयरेंस के बाद अमेरिकन टीम ने कोरियन अपोनेंट्स को लगभग इंस्टेंटली एलिमिनेट कर दिया। कोरियन टीम बॉस फाइट भी हार जाती है और अब पूरी तरह एनिहिलेट होने के करीब पहुंच
जाती है। आखिर में वॉकर फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है। एक कोरियन प्लेयर जमीन पर हेल्पलेस पड़ा होता है और रिएक्ट तक नहीं कर पाता। वॉकर उसे भी एलिमिनेट कर देता है। स्कोरबोर्ड सामने आता है और रिवील करता है कि अमेरिकन टीम ने पहला सेट परफेक्ट 11-0 स्कोर से जीत लिया है। कुछ समय बाद हयान एक कॉरिडोर से गुजरते हुए बार बार यही सोचती रहती है कि फिर से वही सिचुएशन हो गई। वह एक डोर के सामने रुक जाती है और डिफीट की वजह से फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। अंदर देखते हुए उसे रिग्रेट होता है कि अपने अंकल की हेल्प मिलने के बावजूद उसे प्रॉपर फाइट करने का मौका तक नहीं मिला। तभी अचानक एक आदमी सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। लड़की उसकी तरफ देखती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है। योप एक्सप्लेन करता है कि मैच देखते देखते उसे लगा जैसे डिसबिलीफ में उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। फिर वह कहता है कि अगर सब लोग उसकी एडवाइस फॉलो करें तो उनके लिए बेहतर होगा। तभी एक प्लेयर उनके कोच जे का नाम लेने लगता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत उसे चुप करा देता है। योप एक्सप्लेन करता है कि वह इस सिचुएशन में इसलिए स्टेप इन कर रहा है क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि आखिरकार उसे खुद टीम के साथ कंपीट करना पड़े। वह एडमिट करता है कि कोरियन टीम ने एक विनिंग स्ट्रेटेजी ट्राई की थी, लेकिन वह स्किल की कमी की वजह से फेल हो गई। उनकी ओवरऑल लेवल भी ओपोनेंट से बहुत नीचे है। योप के मुताबिक उनकी करंट स्किल लेवल को देखते हुए उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0% है। हालांकि वह यह भी मानता है कि बिना फाइट किए सरेंडर कर देना डिस्ग्रेसफुल होगा, इसलिए वह कम से कम उन्हें ऐसा तरीका सिखाने का फैसला करता है जिससे वे एनिमी टीम्स स्टार प्लेयर को तो कम से कम डिफीट कर सकें। इसके बाद योप एक्सप्लेन करता है कि माटाबोन्स पैलेस एक ऐसा डंजन है जिसे उसने अपनी यूथ में करंट एसोसिएशन डायरेक्टर के साथ टारगेट किया था। डंजन पर अटैक करना अपने आप में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थर्ड लेवल पर मौजूद बोन्स बेहद ट्रबलसम थे। कोरियन टीम की करंट कंडीशन को देखते हुए योप कहता है कि अगर वे उस लेवल तक भी पहुंच जाएं तो यह किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। इसी वजह से योप उनसे कहता है कि सबसे पहले उन्हें उस गेम पर फोकस करना चाहिए जो वे अभी हार चुके हैं। उसके हिसाब से फर्स्ट सेट की स्ट्रेटेजी बुरी नहीं थी, लेकिन तभी काम करती जब हर असाइंड रोल को ठीक से एग्जीक्यूट किया जाता। प्लेयर्स की तरफ इशारा करते हुए वह वैनगार्ड पोजीशंस की गलती बताता है और कहता है कि उन्होंने एनिमी की पोजीशनिंग को स्काउट किए बिना ही बॉस रूम में एंट्री कर दी। जैसे ही वैनगार्ड गिरा, रियर गार्ड को तुरंत उन्हें कवर करना चाहिए था, लेकिन वॉकर के हाथों उनकी एस प्लेयर के एलिमिनेट होते ही बाकी सभी लोग वहीं फ्रीजे हो गए। योप एक्सप्लेन करता है कि वे बार बार 11-0 जैसे स्कोर से इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक बेसिक चीजें भी प्रॉपरली मास्टर नहीं की हैं। वह सिर हिलाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि यही उनकी नेशनल टीम है और वो अपने फ्रेंड जीहो के लिए जेन्युइनली सॉरी महसूस करता है। आखिर में हीरो कहता है कि फर्स्ट सेट के बारे में अब और डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। इसके बजाय वह सीधे मेन पॉइंट पर आता है और सेकंड सेट की स्ट्रैटेजी समझाना शुरू कर देता है। उसी समय सेकंड सेट शुरू हो जाता है। गेम शुरू होते ही अमेरिकन टीम आगे बढ़ती है और 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती है। वे 6-5 फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की तैयारी करते हैं, जिसमें फास्टर क्लियरिंग ग्रुप सबसे पहले हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाएगा। इस स्ट्रैटेजी में टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक ग्रुप एरिया को सिक्योर करने पर फोकस करता है, जबकि दूसरा ग्रुप वॉकर के लीडरशिप में हंटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करता है। इसका मेन पर्पस टीम के एस रैंक प्लेयर्स की एबिलिटीज का मैक्सिमम फायदा उठाना है। मैच देख रही ऑडियंस कोरियन टीम के अचानक बदले हुए प्ले स्टाइल को देखकर शॉक हो जाती है। कमेंटेटर्स एक्सप्लेन करते हैं कि हयान कुछ समय के लिए गायब हो जाती है और फिर अचानक दूसरी जगह दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद पूरी कोरियन टीम फिर से डंजन के अंदर तेजी से रश करना शुरू कर देती है। कमेंटेटर्स इस नई टैक्टिक को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि कोरिया हमेशा से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता आया है। हयान की सडन पोजीशन चेंज भी पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो सब कुछ हल्की स्माइल के साथ देख रहा होता है। उसे भरोसा होता है कि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि उसका प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब वे उसकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करेंगे। तभी उन्हें वो ओपनिंग मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। उधर लड़की एक बार फिर आगे बढ़ती है। उसी समय अमेरिकन टीम का एक वैनगार्ड प्लेयर कॉर्नर पर रुककर एरिया को स्काउट करता है। वह वॉकर को बताता है कि उसे आसपास कोरियन टीम का कोई मेंबर दिखाई नहीं दे रहा। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर वह अस्यूम करता है कि डंजन में केवल एक ही रास्ता है और शायद कोरियन टीम मैच के सेकंड हाफ के लिए अपनी एनर्जी बचा रही है। वॉकर तुरंत समझ जाता है कि फर्स्ट सेट की डिजास्टर के बाद कोरियन टीम ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। वह वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि बस कुछ ही देर में याओ खुद एरिना में एंटर कर सकता है। अचानक उसके पीछे केव की वॉल से क्रैकिंग की आवाज आती है। वॉकर चौंककर उस स्ट्रेंज साउंड की तरफ मुड़ता है। अगले ही मोमेंट एक पावरफुल एक्सप्लोजन डंजन की वॉल को पूरी तरह तोड़ देता है। डिब्री के क्लाउड के बीच से पूरी कोरियन टीम बाहर निकलती है और जमीन पर लैंड करती है। जैसे ही वे सामने आते हैं, वे अमेरिकन प्लेयर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अमेरिकन टीम पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वॉकर सोचता है कि आखिर वे इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंचे कैसे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि याओप ने पहले ही स्काउट्स को आगे जाने का ऑर्डर दिया था। क्योंकि हैन टीम की सबसे फास्ट मेंबर थी, इसलिए उसने उसे एनिमी की सिचुएशन चेक करने के लिए भेजा था। याओप ने टीम को साफ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर वॉकर के ग्रुप में 5 से कम प्लेयर्स हों तो वे किसी मॉन्स्टर या बॉस को किल नहीं करेंगे। शुरुआत में टीम इस ऑर्डर से कंफ्यूज्ड हो गई थी। तब याओप ने एक्सप्लेन किया कि सभी जानते हैं कि मार्टाबोन्स पैलेस को एक वन वे डंजन माना जाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ एक हिडन पैसेज मौजूद है जिसमें एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट भी है। याओप बताता है कि यह सीक्रेट रूट एम्बुश लॉन्च करने के लिए परफेक्ट है और वह विप वाली लड़की को इसे इस्तेमाल
करने का ऑर्डर देता है। बाहर से ये पैसेज बिल्कुल एक नॉर्मल वॉल जैसा दिखाई देता है, लेकिन यो प्रॉमिस करता है कि वह उन्हें इसे लोकेट करना सिखाएगा। इस हिडन रूट की मदद से वे बिना नोटिस हुए सीधे अमेरिकन टीम तक पहुंच सकते हैं। आखिर में वह सभी 11 प्लेयर्स को उस रास्ते से तेजी से आगे बढ़ने और अलग अलग होकर अमेरिकन हंटर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। प्रेजेंट में कोरियन टीम उसी एक्सप्लोडेड वॉल से बाहर निकलती है और पीछे से अमेरिकन टीम पर सरप्राइज अटैक कर देती है। ह्यान सीधे वॉकर के सामने लैंड करती है। यॉब की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थी। वॉकर के खिलाफ फाइट करते समय उसे उसके लेग्स को टारगेट करना था। एक और फ्लैशबैक में ह्यान इस टैक्टिक को लेकर सवाल करती है, लेकिन याओ एक्सप्लेन करता है कि वॉकर की लेग्स फिलहाल उसकी वीक पॉइंट है, क्योंकि उसने अपना मैसिव शील्ड बदलकर स्मॉलर शील्ड कर लिया है। इसलिए उसके बॉडी का ज्यादा हिस्सा एक्सपोज्ड है और उसने अभी तक नए शील्ड के साथ पूरी तरह अडेप्ट नहीं किया है। इसके साथ कैजुअलिटीज से बचने का प्रेशर, सडन एम्बुश और इनक्रेडिबल स्पीड वाले एक एस्पियर की मौजूदगी अमेरिकन टीम के लिए सिचुएशन को बेहद डिफिकल्ट बना देती है। इसलिए यॉब टीम से कहता है कि उन्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। प्रेजेंट में ह्यान मन ही मन अपने अंकल को थैंक करती है और अमेरिकन टीम को प्रॉपर फॉर्मेशन बनाने का मौका मिलने से पहले ही आगे बढ़ जाती है। उसके टीममेट्स अपनी पावर ट्रांसफर करके उसे सपोर्ट करते हैं और वह पूरी ताकत से वॉकर की तरफ चार्ज करती है। हालांकि वॉकर उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और इसी दौरान 2 कोरियन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि विप वाली लड़की ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उसे बाईपास कर दिया है। उसका असली टारगेट वॉकर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े अमेरिकन सपोर्ट प्लेयर्स हैं। ह्यान पीछे से उन पर अटैक करती है और देखते ही देखते 2 सपोर्ट प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। वॉकर तुरंत समझ जाता है कि उनका असली टारगेट सपोर्ट लाइन थी और वह जवाब में एक और कोरियन प्लेयर को एलिमिनेट कर देता है। तीसरे एलिमिनेशन के बाद वॉकर तुरंत अपने वैनगार्ड को वापस आने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी होती है। वैनगार्ड को वापस आने में टाइम लगने की वजह से कुछ समय के लिए सिचुएशन 3 अमेरिकन बनाम 8 कोरियंस हो जाती है। इसके बावजूद वॉकर कॉन्फिडेंटली कहता है कि एनिमी टीम को हराना अभी भी आसान है और वह अपनी एक्स से अटैक करके चौथा किल भी हासिल कर लेता है। उसी मोमेंट ह्यान अचानक उसके पीछे से रश करती है। वॉकर तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले ही पल ह्यान नीचे से अचानक अपीयर होती है और उसकी लेग पर जोरदार अटैक करती है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि वॉकर लड़खड़ा जाता है और आखिरकार अपने न्यूज पर गिर जाता है। अमेरिकन टीम किसी तरह रेजिस्टेंस बनाए रखती है, लेकिन सरप्राइज अटैक्स के दौरान कोरियन टीम अपनी न्यूमेरिकल एडवांटेज का फायदा उठाती है। हालांकि इस प्रोसेस में 7 कोरियन प्लेयर्स सैक्रिफाइस हो जाते हैं, फिर भी वे 3 अमेरिकन प्लेयर्स को एलिमिनेट करने में सफल हो जाते हैं। जैसे जैसे प्लेयर्स गिरते जाते हैं, कोरियन एस अपनी सोर्ड लेकर वॉकर के सामने पहुंचती है। वॉकर उसे कंफ्यूजन के साथ देखता है और नोटिस करता है कि उसका कॉम्बैट स्टाइल पूरी तरह बदल चुका है। इससे उसे तुरंत शक होता है कि कोरियन टीम को याओप ने कोचिंग दी है। ह्यान अपनी सोर्ड वॉकर की तरफ पॉइंट करती है। वॉकर स्माइल करता है और अनॉयड होने के बजाय एडमिट करता है कि उसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव था। ऑडियंस एक्साइटमेंट से भर जाती है जब स्कोर बोर्ड दिखाता है कि कोरियन टीम ने अब तक 5 अमेरिकन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। हेड कोच भी इस रिजल्ट को देखकर क्वाइटली शॉक्ड रहता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो आराम से बैठा हुआ उसे याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें वॉकर को टेक डाउन करने में हेल्प करेगा। कमेंटेटर्स कोरियन टीम्स इनक्रेडिबल और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि आखिरकार मैच अमेरिकन टीम के 2-0 से जीतने पर खत्म होता है। एक कमेंटेटर रिग्रेट जताता है कि अगर कोरियन टीम को रिटर्निंग अमेरिकन ग्रुप का सामना न करना पड़ता तो शायद मैच और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता था। वॉकर स्कोरबोर्ड को देखते हुए कोरियन टीम्स परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है। इतनी स्ट्रॉन्ग अमेरिकन टीम के खिलाफ भी कोरियन नेशनल टीम ने सेकंड सेट में 5 एलिमिनेशंस हासिल की थी। कमेंटेटर्स अग्री करते हैं कि पूरे मैच का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कोरियन टीम सरप्राइजर्स एंट्रेंस था, जब उन्होंने वॉल तोड़कर अचानक अमेरिकन टीम पर हमला किया था। वे यह भी बताते हैं कि इस इनक्रेडिबल टर्न अराउंड की मेन ड्राइविंग फोर्स एक ही प्लेयर थी, जिसने टीम के 5 एलिमिनेशंस में से 4 किल्स सिक्योर किए थे। कुछ समय बाद XBC स्पोर्ट्स का एक एंकर हेड कोच जे का इंटरव्यू लेता है और उससे मैच के बारे में उसकी ओपिनियन पूछता है। रिपोर्टर पॉइंट आउट करता है कि नेशनल टीम ने अपनी यूजुअल स्टाइल की तुलना में इस मैच में बिल्कुल अलग साइड दिखाई। जे एक्सप्लेन करता है कि भले ही टीम मैच हार गई हो, लेकिन यह एक्सपीरियंस उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और इससे टीम को आगे इंप्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी मिला है। इसके बाद रिपोर्टर सेकंड सेट में इस्तेमाल की गई मेमोरेबल सीक्रेट पैसेज स्ट्रैटेजी के बारे में पूछता है। जे एडमिट करता है कि स्ट्रैटेजी काफी इंप्रेसिव थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये डंजन ऑफिशियली केवल एक सिंगल पाथ वाला माना जाता है। फिर वह एक तरफ ग्लांस करता है और इनडायरेक्टली हिंट देता है कि इस स्ट्रैटेजी को बनाने में उन्हें किसी खास व्यक्ति की हेल्प मिली थी। दूर से इंटरव्यू देखते हुए हमारा हीरो चुपचाप खुद से बड़बड़ाता है और समझ जाता है कि कोच अभी भी उसे बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद कोच की डॉटर भी इंटरव्यू के लिए सामने आती है। रिपोर्टर उसे मैच की सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर बताते हुए उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। वह एक्सप्लेन करती है कि उसके अंकल ने हाल ही में उसे काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी है और उन्हीं की एडवाइस पर उसने अपनी पोजीशन भी चेंज की है। ये देखकर हमारा हीरो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वह साई करते हुए सोचता है कि फादर और डॉटर दोनों बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हैं। फिर खुद को याद दिलाता है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ सच ही तो बता रहे हैं। तभी एसोसिएशन प्रेसिडेंट उसके पास आता है और कमेंट करता है कि जब
भी यॉप एम्बेरेस्ड फील करता है, वह अभी भी पहले की तरह इरिटेटेड हो जाता है। यॉप इंटरव्यू एरिया की तरफ पॉइंट करके पूछता है कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट खुद वहाँ क्यों नहीं है। ओल्ड मैन जवाब देता है कि बेहतर है कि दूसरे लोग उन चीजों को संभालें। हमारा हीरो सीधे पूछता है कि अब वह उससे क्या चाहता है। प्रेसिडेंट पुराने दिनों की बातें शुरू कर देता है और उस सीक्रेट पैसेज से जुड़ी घटना को याद करता है। वो बताता है कि उस सीक्रेट पैसेज के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था और यॉप भी उनमें से एक था। ये सुनकर यॉप एडमिट करता है कि सेकंड सेट की स्ट्रेटजी उसी ने बनाई थी। हालांकि उसे लगता है कि स्पोर्ट्स मैच में हिडन पैसेज का इस्तेमाल करना थोड़ा चीप तरीका है। फोर्स्ड पार्टिसिपेशन से बचने के लिए उसने वही तरीका चुना जिस पर उसे गोरिल्ला अटैक से ज्यादा भरोसा था। प्रेसिडेंट बताता है कि उसने सुना है कि यॉप ने कोरियन स्टार प्लेयर को ट्रेन किया है और अब उसने अपनी असली टैलेंट डिस्कवर कर ली है। हीरो कूल अंदाज में जवाब देता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रेसिडेंट खड़ा होकर सोचता है कि इतने सालों बाद आखिरकार उसे अपनी बनाई स्ट्रैटेजी को एक्शन में काम करते हुए देखना अच्छा लग रहा है और यॉप जैसी टैलेंट को वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा बॉय भी थोड़ा कूल बनने की कोशिश करता है और खुद को अमेजिंग बताता है, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से जा सके, प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि क्या वह अपनी उस टैलेंट का थोड़ा और इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता है। यॉप उसे याद दिलाता है कि वह पहले ही बेट जीत चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट एक फाइनल रिक्वेस्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर यॉप ने मना कर दिया तो वह इसके बाद उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वह बताता है कि कोरियन प्रोफेशनल बैटलग्राउंड लीग का सीजन जल्द शुरू होने वाला है और लीग शुरू होने से पहले वह एक चैरिटी मैच आयोजित करना चाहता है जिसमें फेमस प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। प्रेसिडेंट को उम्मीद होती है कि यॉप तुरंत मना कर देगा, लेकिन हीरो सरप्राइजिंगली कहता है कि वह इस बारे में सोच सकता है। जेंटे विजिबली स्टंट रह जाता है क्योंकि यॉप आमतौर पर जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता उसे बिना सोचे सीधे मना कर देता है। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि हान को खेलते हुए देखकर उसके अंदर कुछ बदल गया है। टीवी शोज एंटरटेनिंग जरूर हैं, लेकिन रियल बैटल्स की बात ही अलग है। अब जबकि अर्थ पर सारे डंजन्स खत्म हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव मैचेस ही शायद एक ऐसी जगह है जहां वह दोबारा फाइट कर सकता है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट बेहद एक्साइटेड हो जाता है। वह याओअप के बालों को रफल करते हुए उसे बताता है कि रैंक ए मैच की फुटेज सिर्फ 1 घंटे में 10 मिलियन व्यूज पार कर चुकी है और कमेंट्स में लोग कोरियन टीम, हान और खुद याओप की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्साइटमेंट में ओल्ड मैन थोड़ा ज्यादा ही कैरिड अवे हो जाता है, जिसके कारण योप उसे डांट देता है। योप उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से ही खुश है कि कम से कम वो पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच तो रहा है। फिर भी योप को थोड़ा शक होता है कि चैरिटी मैच को एक्चुअल प्रोफेशनल लीग के इतने करीब क्यों स्केड्यूल किया गया है। इससे उसे लगता है कि मैच को शायद जल्दी जल्दी अरेंज किया गया है। प्रेसिडेंट को पसीना आने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि याओप ने उसकी चाल पकड़ ली है। हालांकि याओप इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इंस्टेड बताता है कि अगर उसे पार्टिसिपेट करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। प्रेसिडेंट उसकी कंडीशन सुनने से पहले ही तुरंत सभी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन ट्रेनिंग एरिया में शिफ्ट होता है। हेड कोच हाथ में सोर्ड लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि याओप पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। पियर उसके शोल्डर पर रखा हुआ है। जब वह पूछता है कि क्या हो रहा है, याओप बताता है कि प्रेसिडेंट ने उसकी सारी कंडीशंस मान ली हैं, इसलिए उसने चैरिटी मैच के लिए यस कर दिया है। वह मजाक करते हुए कहता है कि उसे दूसरी जिंदगी मिली थी और उसका प्लान था कि वह अपनी दूसरी जिंदगी टीवी देखते हुए बिताएगा, लेकिन अब जब डिसीजन हो चुका है तो कम से कम थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमारा हीरो नेशनल टीम्स ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पर एक और डग मारता है। उसका फ्रेंड कोरियन टीम्स खराब ट्रेनिंग देखकर अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि आखिर उसे इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है। याओप सिंपल जवाब देता है कि वह यह रास्ता अकेले नहीं चलेगा और उसकी डॉटर को छोड़कर आसपास कोई डिसेंट प्लेयर भी नहीं है। यह सुनकर उसका फ्रेंड गुस्सा हो जाता है और याद दिलाता है कि उसे लास्ट फाइट किए हुए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन हीरो उसे अश्योर करता है कि सब ठीक है क्योंकि अब वही उसे ट्रेन करेगा। जब उसका फ्रेंड लगातार कंप्लेन करता रहता है, याओप अपनी स्कैनर आइजर्स एक्टिवेट करके उसके एट्रीब्यूट्स एनालाइजर्स करता है। वह नोटिस करता है कि इतने सालों तक ट्रेनिंग न करने की वजह से उसके स्टैट्स काफी कमजोर हो गए हैं, लेकिन उसकी पुरानी कंडीशन वापस लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर वह ग्राइंड करते हुए वार्निंग देता है कि हेलिश ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ये सुनते ही जीहो समझ जाता है कि अब वह पूरी तरह डूम्ड है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि याओप ने प्रेसिडेंट के सामने 2 कंडीशंस रखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि चैरिटी मैच में वह हान के साथ सेम टीम में खेलेगा और दूसरी यह कि हेड कोच भी उसी मैच में पार्टिसिपेट करेगा। प्रेसिडेंट तुरंत कैलकुलेट करता है कि अगर पुराने 7 हीरोज में से सिर्फ 2 भी मैच में दिखाई दे जाए तो स्पॉन्सर्स खुद उनके पास लाइन लगाकर आ जाएंगे। वह तुरंत एक कॉल करता है और कुछ ही मोमेंट्स में न्यूज फैल जाती है कि 2 लेजेंडरी हीरोज चैरिटी गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ट्रेनिंग के दौरान याओप अपने फ्रेंड को समझाता है कि उसकी क्रैपी टेक्निक को प्रॉपर्ली काम करने के लिए उसे ओपोनेंट से थोड़ा फास्टर होना पड़ेगा। ये सुनकर स्कोल्ड होने के बाद जीहो अश्योर करता है कि वह फास्टर बनने की पूरी कोशिश करेगा और पूरी तरह फोकस कर लेता है। वह अचानक ट्रेमेंडस स्पीड के साथ आगे चार्ज करता है, लेकिन याओप फिर भी अपने शील्ड से उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर देता है। जीहो पीछे जंप करके पूछता है कि उसने कैसा किया। हीरो कैजुअली जवाब देता है कि ठीक था। ये सुनकर हेड कोच हंसते हुए उससे थोड़ा स्लैक देने को कहता है और याद दिलाता है कि अब वह बूढ़ा हो चुका है। जब वह एक्सक्यूजेस बनाने लगता है, याओप उसे याद दिलाता है कि जो ट्रेनिंग वे पहले करते थे उसके कंपैरिजन में ये शायद सिर्फ वार्म अप के बराबर है। इसके अलावा उसे बाद में एक शो भी देखना है, इसलिए वे अभी कोई ब्रेक नहीं ले सकते। उसका फ्रेंड फिर कंप्लेन
करता है और बताता है कि वह वैसे भी अपना शो नहीं देख पाएगा क्योंकि उसे कहीं जाना है। दोनों की डेस्टिनेशन कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन की मैसिव बिल्डिंग होती है। वहाँ टेक्निकल टीम मैनेजर यू हुनू उनका वेलकम करता है और कंफर्म करता है कि हीरो एवाटार टेस्ट के लिए आया है। वह मिस्टर ब्राउन टैनर का इंट्रोडक्शन करवाता है जो वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन की तरफ से टेस्ट सुपरवाइज करने वाला है। टेस्ट शुरू होने से पहले यॉब सवाल करता है कि एडिशनल टेस्ट की जरूरत क्यों है, जबकि वह पहले ही वॉकर के खिलाफ फाइट कर चुका है। मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि उसने पहले एथलेटिक एबिलिटी स्टेज स्किप करके सीधे अपना एवेटार क्रिएट कर लिया था, इसलिए उसके डिटेल्ड फिजिकल एबिलिटी डेटा को मेजर करना जरूरी है ताकि एवेटार को सेफली यूज किया जा सके। मैनेजर बताता है कि सिस्टम प्लेयर की पूरी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को स्कैन करता है और उसी इंफॉर्मेशन को एवेटार में रिफ्लेक्ट करता है। इतना ही नहीं, यह यूजर के अंदर मौजूद उन एस्पर पावर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकता है जिनके बारे में खुद यूजर को अभी तक पता नहीं होता। वह यह भी रिवील करता है कि बैटलफील्ड सिस्टम के अंदर कई सीक्रेट्स छिपे हुए हैं और इसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एस क्लास एबिलिटी के आधार पर बनाया गया है। ये सुनकर हमारा हीरो सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है कि कहीं वे बोरोवर्स तो नहीं है। वह यहाँ तक पूछता है कि क्या वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन को भी बोरोवर्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन वह आदमी तुरंत इस बात से डिनाई कर देता है। फिर भी याओब को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वह उन्हें खुद इन्वेस्टिगेट करने की धमकी देने लगता है, जिसके बाद उसका फ्रेंड तुरंत उसे मेजरमेंट्स के लिए लेकर जाता है। वे एक नए रूम में पहुंचते हैं जहां उसे बताया जाता है कि सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ऑरा लेवल्स मेजर किए जाएंगे। एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए याओब को हर टेस्ट में अपना बेस्ट देना होगा ताकि उसके अवतार के साथ आइडियल सिंक्रोनाइजेशन अचीव किया जा सके। सबसे पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का होता है। याओब मशीन के पास जाता है, उसे पूरी ताकत से पकड़ता है और लीवर को खींचता है, लेकिन अचानक लीवर उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और मशीन डेटा प्रोसेस करने लगती है। पैनल पर 813 दिखाई देता है और उसे फिर से ट्राई करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वह कई बार अटेम्प्ट करता है, लेकिन स्कोर लगातार 819 से 817 के बीच ही रहता है। डेटा रिव्यू करते हुए बताया जाता है कि यह लगभग 79 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के बराबर है। एग्जामिनर्स थोड़े सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि हीरो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ काफी एवरेज दिखाई दे रही होती है। इसके बाद एजिलिटी टेस्ट शुरू होता है। इसमें उसे अलार्म बजने तक वॉल्स पर लगे 2 स्विच को लगातार ऑल्टरनेट करके प्रेस करना होता है। टेस्ट शुरू होते ही या वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बेहद तेजी से एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हुए स्विचेस प्रेस करने लगता है। उसे देखकर ऑब्जर्वर्स स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि वे उसे एक टैंक समझ रहे थे। टेस्ट खत्म होने पर स्क्रीन पर 963 का स्कोर दिखाई देता है। यॉब कैजुअली कहता है कि थोड़ी और मेहनत के साथ वह 970 भी क्रॉस कर सकता है और दोबारा अटेम्प्ट करने की मांग करता है। दूसरे अटेम्प्ट के बाद स्क्रीन पर 971 फ्लैश होता है, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति डिसबिलीफ में उसे देखने लगता है। हीरो उनसे पूछता है कि अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है। मैनेजर जवाब देता है कि उनकी टीम में किसी ने 107 स्कोर किया था। हीरो तुरंत गेस कर लेता है कि यह नेथन का रिकॉर्ड है। वह एक्सप्लेन करता है कि चैरिटी मैच में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लेने के बाद उसके फ्रेंड ने उसे कुछ वीडियोस भेजे थे जिनमें उसने नेथन को देखा था। याओब क्यूरियस था क्योंकि नेथन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह अपने पीक पर जो के साथ भी कम्पीट कर सकता था। अपने नकल्स क्रैक करते हुए हमारा बॉय डिसाइड करता है कि वह एक बार और ट्राई करेगा। इस बार उसका टारगेट 975 होता है। वह रूम के सेंटर में पोजीशन लेता है और डीप फोकस में चला जाता है। अजीब तरह से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह फिर से अपनी प्राइम फॉर्म में आ गया हो। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह पहला स्विच हिट करता है और फिर लाइटनिंग स्पीड से एक टारगेट से दूसरे टारगेट के बीच मूव करने लगता है। स्पेक्टेटर्स नोटिस करते हैं कि इस बार वह पहले से भी ज्यादा फास्ट है। मेजरमेंट खत्म होते ही वह अचानक रुक जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। एग्जामिनर स्कोर देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और मैनेजर भी खुद स्टन्ड रह जाता है। अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए यॉब पूछता है कि रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि उसे खुद महसूस हुआ था कि इस बार वह सच में पहले से ज्यादा फास्ट था। तभी पैनल पर 107 फ्लैश होता है जो एग्जैक्टली नेथन के रिकॉर्ड के बराबर था। नेथन को पूरे प्लैनेट का फास्टेस्ट एस्पर माना जाता है। हीरो कुछ देर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसका एजिलिटी स्टैट सिर्फ 97 है, जो नेथन और जो के पीक स्टैट से थोड़ा कम है। फिर भी वह नेथन के रिकॉर्ड तक पहुंच गया। वह रियलाइज करता है कि उस मोमेंट में उसने अपनी खुद की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। यह समझते ही वह तुरंत स्ट्रेंथ टेस्ट दोबारा करने की मांग करता है क्योंकि उसे कुछ वेरीफाई करना था। वह उसी तरीके से लेवर पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे खींचता है। इस बार सब लोग फिर से स्टंट रह जाते हैं क्योंकि स्कोर सीधे 890 आ जाता है, जो उसके पिछले स्कोर से काफी ज्यादा था। जब उससे पूछा जाता है कि क्या अब वह फाइनली वार्म्ड अप हो गया है, तो वह कैजुअली जवाब देता है कि वह बस थोड़ा ज्यादा फोकस था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि क्या वह सच में स्ट्रॉन्गर हो गया है। वह तुरंत अपनी स्कैनर आइज एक्टिवेट करके अपने स्टैट्स चेक करता है, लेकिन एबिलिटीज में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। फिर भी उसे अपने अंदर कुछ अलग महसूस होता है। ये सेंसेशन उसे फेमिलियर लगती है और उसे याद आता है कि पिछली बार जब वह डंजन में अकेला था और मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, तब भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। वह रियलाइज करता है कि डेथ के सामने खड़े होकर उसने एक तरह का सुपर ह्यूमन फोकस हासिल किया था। उसका मेंटल फोकस ह्यूमन लिमिट्स से आगे निकल गया था और उसी वजह से उसकी बाकी एबिलिटीज भी टेम्पोरेरीली बूस्ट हो गई थी। हीरो कंक्लूड करता है कि असली सीक्रेट शायद यही फोकस है। इस रियलाइजेशन से वह थोड़ा रिग्रेट भी करता है क्योंकि फिलहाल उसके पास फाइट करने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन उसकी एबिलिटीज लगातार स्ट्रॉन्गर हो रही है। इसलिए वह सोचने लगता है कि शायद
शायद ये सारी चीजें उसे धीरे धीरे बैटलफील्ड की तरफ वापस धकेल रही हैं। इसी दौरान ऑरा लेवल टेस्ट शुरू होता है। उसे सामने रखे गए एक मार्बल स्फीयर को देखने के लिए कहा जाता है। यॉब को यह टूल इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसके समय में ऑरा को मेनली वेपन्स के जरिए एस्टिमेट किया जाता था। मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि ऑरा लेवल ज्यादातर इनेट एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, इसलिए राइजिंग स्टार्स को मेजर करते समय यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है। यॉब को याद आता है कि जब उसकी स्कैनर आइज पहली बार अवेकन हुई थी तब उसका ऑरा लेवल 96 था और उसने बाकी 4 पॉइंट्स हासिल करने के लिए हर पॉसिबल मेथड ट्राई किया था। अब उसका ऑरा 100 पॉइंट्स पर है, जो ह्यूमंस के लिए मैक्सिमम लिमिट मानी जाती है। लेकिन टेस्ट खत्म होते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति शॉक में चला जाता है। स्क्रीन पर उसका ऑरा स्कोर 1020 पॉइंट्स दिखाई देता है, जो किसी भी ह्यूमन रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा था। यॉब स्माइल करता है, थम्स अप देता है और कैजुअली कहता है कि वह लेजेंडरी हीरो है। तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही था। मैनेजर बताता है कि इससे पहले का रिकॉर्ड शुलोन के नाम था, जो कभी याओब के साथ 7 हीरोज में से एक थी। ये सुनकर हीरो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसे ज्यादा शॉक नहीं लगता क्योंकि उसे याद है कि शुलोन का ऑरा लेवल हमेशा क्रेजी हुआ करता था। वह यह भी याद करता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भले ही कमजोर थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा था और दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करते रहते थे। टेस्ट आखिरकार खत्म हो जाता है, लेकिन मैनेजर एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है। याओब की इमॉर्टैलिटी स्किल बैटलफील्ड मैचेस में यूज नहीं की जा सकती। हीरो पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था, क्योंकि अगर वह स्किल इस्तेमाल कर सकता तो मैच प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक विक्ट्री बन जाता। याओब कैजुअली कहता है कि उसे इस रिस्ट्रिक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कॉम्पेंसेशन मनी बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि अब उसे अपनी इमॉर्टैलिटी पर डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं है। इसी दौरान दूसरी जगह एक आदमी एक बड़ी क्राउड के सामने खड़ा होकर जोरदार स्पीच दे रहा होता है। वह दावा करता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उन्हें बचा सकता है। वह घोषणा करता है कि उनके फेथ को प्रूव करने वाली रेवोल्यूशन आखिरकार आ चुकी है। हाथ में एक डॉक्यूमेंट उठाकर वह क्राउड से उसमें लिखे व्यक्ति के बारे में सोचने को कहता है। वह पेपर असल में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है जिसमें सेमेन याओब की इमॉर्टैलिटी के बारे में लिखा होता है और उसे ह्यूमैनिटी का सेवियर बताया गया होता है। क्राउड तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और उसका नाम चांट करने लगती है। उन्हें विश्वास होता है कि अब उनके फेथ को प्रूव करने का समय आ गया है। कुछ ही देर बाद हमारा हीरो एक बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अचानक खुद को हुड पहने हुए लोगों की एक मैसिव क्राउड से घिरा हुआ पाता है। कंफ्यूज्ड होकर वह पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। जवाब में पूरी क्राउड जोर जोर से उसका नाम चांट करती है और उसे सेवियर तथा वर्ल्ड को बचाने वाला हीरो बताती है। उसका फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि ये लोग स्योमिनन फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, जो एक फेक रिलीजन है और याओब को भगवान की तरह वर्शिप करते हैं। यह नाम सुनते ही हीरो को कुछ याद आता है और उसे हॉस्पिटल के बाहर भी यही ग्रुप दिखाई देने की बात याद आती है। उसका फ्रेंड कंफर्म करता है कि ये वही लोग हैं। फ्रेंड आगे बताता है कि इन फॉलोअर्स का बिलीव है कि दुनिया में फिर से एक एंड आने वाला है और याओब वापस लौटकर सिर्फ चोजन पीपल को बचाएगा। याओब तुरंत उन्हें इनसेन कहकर डिसमिस कर देता है। हालांकि उसका फ्रेंड एडमिट करता है कि कभी कभी उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब उसने याओब को सच में 17 साल बाद वापस अलाइव देखा तो इन लोगों के बिलीफ को पूरी तरह डिनाई करना उसके लिए भी मुश्किल हो गया। अब ये फॉलोअर्स बस खुशी खुशी घूमते रहते हैं और दुनिया के खत्म होने का इंतजार करते हैं। उनका बिहेवियर देखकर याओब इरिटेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि किसी को इन लूनेटिक्स को लेसन सिखाना पड़ेगा। उसका फ्रेंड तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाना बेहतर होगा, लेकिन हीरो उसकी बात नहीं मानता। वह एक पावरफुल लीप लगाकर ऊंची वॉल पर पहुंच जाता है और कमांडिंग वॉइस में सबको चुप रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद क्राउड आखिरकार साइलेंट हो जाती है। याओब सार्कास्टिकली बोलता है कि आखिरकार थोड़ी शांति मिली। वह मानता है कि उसे पता है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन क्राउड फिर से उसे अपना सेवियर कहकर चांट करने लगती है। हीरो का पेशेंस खत्म हो जाता है। वह उनकी तरफ पॉइंट करके उन्हें यह नॉनसेंस बंद करने और तुरंत वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है। वह ओपनली उन्हें लूनेटिक्स भी कह देता है। ह्यूडेड फॉलोअर्स उसके हार्श वर्ड्स सुनकर शॉक हो जाते हैं। याओब उनसे पूछता है कि क्या उनके पास जॉब्स नहीं है या करने के लिए कोई बेटर काम नहीं है। फिर वह फाउंडेशन के लीडर के बारे में पूछता है और वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वह अच्छा नहीं करेगा। लेकिन उसके डिस्पर्स होने के ऑर्डर को मानने के बजाय फॉलोअर्स आपस में विस्पर करने लगते हैं। वे एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि याओब जानबूझकर उन्हें दूर धकेल रहा है ताकि उनके फेथ को टेस्ट किया जा सके। उनकी बिलीफ और मजबूत हो जाती है और वे फिर से उसका नाम पूरी डिटर्मिनेशन के साथ चांट करने लगते हैं। हीरो उनके बिहेवियर से और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, जबकि उसका फ्रेंड रियलाइज करता है कि सिचुएशन अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। फ्रस्ट्रेटेड होकर याओब क्राउड को स्ट्रिक्ट 10 सेकंड वार्निंग देता है और कहता है कि अगर वे नहीं गए तो वह अटैक करेगा। उसका फ्रेंड उसे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो किसी की नहीं सुनता और फाउंडेशन के कई मेंबर्स को नॉकआउट कर देता है। कुछ ही मोमेंट्स में कई फॉलोअर्स जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े होते हैं। आखिर में हीरो डिफीटेड डिवोटिव्स के पाइल के ऊपर बैठ जाता है और ग्रुप में मौजूद एक डरे हुए छोटे लड़के को पकड़कर पूछता है कि क्या वह अब भी उसके पीछे चलना चाहता है। डरा हुआ और रोता हुआ बच्चा तुरंत कहता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता। याओब उसे एडवाइस देता है कि बाकी लोगों को इग्नोर करे और सावधानी से वहां से चला जाए। फिर वह पाइल से नीचे जंप करता है और कैजुअली डिक्लेयर करता है कि सॉर्टिंग प्रोसेस खत्म हो गया है। इसके बाद वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और ट्रेनिंग पर
वापस जाने की बात करता है। उसका फ्रेंड उसे देखकर कहता है कि शायद वह उसकी लाइफ में मिला सबसे क्रेजी इंसान है। हीरो इसे कॉम्प्लीमेंट समझ लेता है और थैंक यू बोलता है। वह कहता है कि असली लुनेटिक्स तो वही ऑब्सेसिव फॉलोअर्स हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। रिपोर्टर्स के फिर से आकर कोई और ट्रबल क्रिएट करने की चिंता में जे उसे अंदर चलने की सलाह देता है, लेकिन याओप इस बात को डिसमिस करते हुए कहता है कि अगर रिपोर्टर्स दोबारा आए तो वह उन्हें फिर से बीट कर देगा। दोनों बाहर बात कर ही रहे होते हैं कि फाउंडेशन का एक फॉलोअर दूर से उन्हें सीक्रेटली वॉच कर रहा होता है। याओप को अचानक किसी दूर की बिल्डिंग से स्ट्रेंज एनर्जी महसूस होती है। वह थोड़ी देर के लिए उस तरफ देखता है, लेकिन वह आदमी गायब हो जाता है। हीरो इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता और बात वहीं छोड़ देता है। इसके बाद सीन चैरिटी मैच के दिन पर शिफ्ट होता है, जो इंसाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आयोजित किया गया है। अमेरिकन बैटलफील्ड एजेंट जो फिल्मन के अराइवल से काफी अटेंशन अट्रैक्ट होता है, क्योंकि दुनिया भर के कई पावरफुल फिगर्स वहां योब को कम्पीट करते हुए देखने के लिए जमा हुए हैं। बैटलफील्ड एजेंट अपने 15 साल पुराने विजिट को याद करता है। उसे याद आता है कि यूएस फील्ड एजेंसी ने टैलेंटेड कोरियन एस्पर्स को रिक्रूट करके अपनी पावर बढ़ाई थी। उसे इस बात का अफसोस होता है कि वे जेओ जैसे वैल्यूएबल इंडिविजुअल को रिक्रूट नहीं कर पाए। उसका असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है कि शुरुआत में 7 हीरोज में से किसी की भी बैटलफील्ड कंपटीशन सिस्टम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। हालांकि जोलान ने कभी इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी एस क्लास एबिलिटी डाउनग्रेड होने के बाद उसने यह आइडिया छोड़ दिया। इस बार एजेंट किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। वह डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड करता है कि वह योब को जरूर रिक्रूट करेगा, क्योंकि उसकी नजर में योब पूरी अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पर है। जैसे ही रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं, उसकी नजर उसके यूरोपियन राइवल फील्ड एजेंट जेक रैंड पर पड़ती है। रैंड कॉन्फिडेंटली उसे ग्रीट करता है और कहता है कि इस बार उनकी कंपटीशन फेयर होगी। हालांकि फेलमन को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। दोनों की रिवलरी साफ दिखाई देती है और फोटोग्राफर्स इस मोमेंट को कैमरास में कैप्चर करने लगते हैं। वहीं पास में मोरो ब्रदर्स, जो पेरिस लुमियर बैटलफील्ड क्लब के ओनर्स हैं, भी पूरी सिचुएशन को देख रहे होते हैं। वे याओब को पहचान लेते हैं, क्योंकि इसी आदमी ने पहले उनका डंजन बिजनेस बर्बाद कर दिया था। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि किसी भी कीमत पर याओब को अपने साथ सिक्योर करना होगा। कुछ ही देर में एयरपोर्ट लॉबी में ये तीनों ग्रुप्स आमने सामने आ जाते हैं। हर कोई चाहता है कि वह सबसे पहले हीरो को रिक्रूट करे। तभी अचानक हाई हील्स की आवाज पूरे लॉबी में गूंजती है और शोलन 7 हीरोज में सबसे छोटी हीरो ड्रामेटिक अंदाज में वहां एंटर करती है। वह काल्मली बताती है कि वह एक ऐसे बॉय से मिलने आई है जिसे वह जानती है। इसके बाद सीन चैरिटी इवेंट वेन्यू पर शिफ्ट होता है, जहां एक लिमोजिन रेड कारपेट पर आकर रुकती है। हमारा हीरो बाहर निकलता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि अब थोड़ी मस्ती करने का समय है। क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगती है। ये देखकर जीहो चुपचाप सोचता है कि आखिर लोग उसके जैसे आदमी को देखकर इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। हीरो हंसते हुए बताता है कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि उसी ने उसे इतना प्रेजेंटेबल बनाया है। तभी रिपोर्टर्स दोनों के पास दौड़कर आते हैं और उनसे एक शॉर्ट इंटरव्यू देने की रिक्वेस्ट करते हैं। उन्हें देखते ही हेड कोच चालाकी से याओब को रिपोर्टर्स की तरफ पुश कर देता है और खुद वहां से निकल जाता है। कैमरास और माइक्रोफोन से घिरा हमारा हीरो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी शो एनिमल की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। एक रिपोर्टर अचानक साइमन फाउंडेशन के फॉलोअर्स पर हुए हालिया अटैक के बारे में सवाल पूछता है। इसके बाद फाउंडेशन के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट, अपकमिंग मैच को लेकर उसकी फीलिंग्स और 17 साल बाद शुलान के अचानक कोरिया आने को लेकर कई सवाल किए जाते हैं। शुलान का नाम सुनते ही याओब चौंक जाता है। रिपोर्टर कंफर्म करता है कि वह आज कोरिया पहुंची है ताकि चैरिटी मैच देख सके और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एक बॉय से मिल सके। ये सुनकर हीरो के मन में तुरंत शक पैदा होता है कि कहीं वह बॉय खुद वहीं तो नहीं है। बाद में कॉरिडोर से गुजरते हुए वह कैजुअली चलते चलते वॉल पर हल्का सा टैप करता है। आसपास मौजूद दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपस में विस्पर करते हैं कि उन्होंने आखिरकार स्टैच्यू वाले असली हीरो को देख लिया है और अब वे सोच रहे हैं कि वह वास्तव में कितना स्ट्रांग होगा। जीहो के पास पहुंचकर याओब उससे पूछता है कि क्या उसने शुलान के कोरिया आने की न्यूज सुनी है। उसका फ्रेंड एक लंबी साई लेते हुए कहता है कि जिस दिन का उन्हें डर था वह आखिरकार आ ही गया। वह मजाक में याओब से कहता है कि अब उसे शायद हमेशा शील्ड लेकर चलना चाहिए। हीरो को याद आता है कि शायद उसने पास्ट में शोलान के साथ थोड़ा रूड बिहेवियर किया था, लेकिन जीहो तुरंत उसे करेक्ट करता है। वह याद दिलाता है कि याओब उसे इतना इंसल्ट करता था कि वह कई बार रोने लगती थी। हीरो सोचने लगता है कि कहीं शोलन अब उससे रिवेंज लेने तो नहीं आई है। वह मजाक में इमेजिन करता है कि शायद वह उस पर अपनी एक्सटिंक्शन रे ही फायर कर दे। 17 साल पहले शोलान भी उन 7 हीरोज में शामिल थी जिन्हें फाइनल डंजन के लिए चुना गया था। वह पावरफुल और वेल्थी पेरेंट्स की अकेली बेटी थी। गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में पली बड़ी होने के कारण 17 साल की उम्र में ही उसे लगभग रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन याओब को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपनी कमजोरी की वजह से रोने लगते थे। इसी वजह से वह लगातार शोलान को टीज और प्रोवोक करता रहता था। वह उसके डिसीजंस क्रिटिसाइज करता, उसकी हेजिटेशन का मजाक उड़ाता और उसकी पावर्स यूज करने में डरने पर उसे चिढ़ाता था। उसके हार्श रिमार्क्स की वजह से यंग एस्पर फ्रस्ट्रेशन और एम्बेरसमेंट में अक्सर कांपने लगती थी। प्रेजेंट में वापस आते ही बाकी लोग सिर हिलाते हुए मजाक करते हैं कि शायद अब वे याओब का सेकंड फ्यूनरल देखने वाले हैं। जिहो कहता है कि ये प्रॉब्लम बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। वह प्लेयर्स
के ग्रुप की तरफ मुड़ता है और सबका अटेंशन मांगते हुए चैरिटी मैच का फॉर्मेट एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो मानता है कि ज्यादातर प्लेयर्स बेसिक रूल्स पहले से जानते हैं, लेकिन क्योंकि बैटलफील्ड में एक कंप्लीटली न्यू प्लेयर शामिल हो रहा है, इसलिए वह स्ट्रक्चर जल्दी से एक्सप्लेन कर देता है। चैरिटी मैच टीम लव और टीम होप के बीच होगा। टीम लव में नेशनल सिलेक्शन के प्लेयर्स होंगे, जबकि टीम होप इनवाइटेड प्लेयर्स से बनी होगी। इस टीम में जीहो ही एक एक्सेप्शन होगा, वह टीम होप का कोच रहेगा और यॉब भी इसी टीम का हिस्सा होगा। जीहो एडमिट करता है कि वह थोड़ा नर्वस है क्योंकि काफी लंबे समय से उसने कोई वेपन नहीं उठाया है। फिर भी वह बाकी प्लेयर्स से उम्मीद करता है कि वे मैच के दौरान उसका ध्यान रखेंगे। टीम होप के कैप्टन पाक चुल्हो उसे रियश्योर करते हैं कि पूरी टीम अपना बेस्ट देगी। यॉब पूरी टीम को ऑब्जर्व करते हुए उनके एबिलिटीज एनालाइज करना शुरू करता है। उसके हिसाब से वह खुद, उसका फ्रेंड और हान मिलकर ही काफी हैं और बाकी प्लेयर्स लगभग बेकार हैं। तभी उसकी नजर एक प्लेयर चो हक पर पड़ती है। उसके पास फोकस्ड ऑरा और रीइंफोर्स्ड ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 90 है। ये अब तुरंत समझ जाता है कि यह लड़का एक अच्छा टैंकर बन सकता है। वह उसे अपने पास बुलाता है और लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह प्रॉक्सिमिटी डीलर है। ये सुनकर हीरो कंफ्यूज हो जाता है। चो हक एक्सप्लेन करता है कि उसकी हाइट छोटी होने की वजह से उसे यह रोल असाइन किया गया है। जब याओप उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह अपनी ऑरा को वेपन्स में फोकस करके पावरफुल अटैक्स कर सकता है। यह सुनकर हीरो समझ जाता है कि लड़के को अपनी दूसरी एबिलिटी के बारे में ही पता नहीं है। उसकी दूसरी एबिलिटी उसे काफी हाई ड्यूरेबिलिटी देती है। चूंकि वह छोटा और फास्ट है, उसके कोच ने उसे टैंकर बनाने के बजाय डीलर के रोल में डाल दिया था। उसकी पोटेंशियल देखते ही यॉप उसे फिर से बुलाता है और शील्ड लाने के लिए कहता है। शील्ड आते ही हीरो उसे बेसिक टैंकर टेक्निक से सिखाना शुरू कर देता है। वह उसे समझाता है कि शील्ड को बॉडी के ज्यादा करीब रखो और सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली आगे पीछे मूव करो। चोहक प्रोटेस्ट करता है कि वह तो डीलर है, लेकिन यॉप उसे तुरंत चुप करा देता है। बाकी प्लेयर्स भी शॉक में होते हैं कि हीरो ने लड़के से मिलने के कुछ ही मोमेंट्स बाद उसका रोल बदल दिया। चोहक सपोर्ट के लिए हेड कोच की तरफ देखता है, लेकिन जीहो पूरी तरह साइलेंट रहता है और इंस्टेड टीम फॉर्मेशन अनाउंस कर देता है। अब फॉर्मेशन में 4 टैंकर्स, 6 डीलर और 1 सपोर्ट होगा। यह सुनकर चोहुक समझ जाता है कि डिसीजन फाइनल है और लगभग अपना सिर पकड़ लेता है। इसके बाद टीम अपने इक्विपमेंट की तैयारी करती है। यॉप नोटिस करता है कि आर्मर बेहद लाइट है। उसका फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि यह आर्मर वॉर एरा में इस्तेमाल होने वाले आर्मर जितना ही ड्यूरेबल है। इसके अलावा उन्होंने यॉप के ओरिजिनल वेपन्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं ताकि वे ज्यादा एफिशिएंट बन सकें। मैच शुरू होने से पहले जियोयॉप को वार्निंग देता है कि नेशनल प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। उसने भले ही मॉन्स्टर्स और ब्यूरर्स के खिलाफ काफी फाइट्स की हों, लेकिन ये प्लेयर्स स्पेसिफिकली ह्यूमंस के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेंड हैं और इनके पास कम्पिटिटिव मैचेस का ज्यादा एक्सपीरियंस है। यॉप उसकी एडवाइस एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वह उनकी स्किल्स देखने के लिए एक्साइटेड है। स्टेडियम में एक्साइटमेंट तेजी से बढ़ने लगती है और स्कोर बोर्ड पर टीम होप वर्सेस टीम लव अनाउंस होता है। दोनों टीम्स फील्ड पर लाइनअप करती हैं। हीरो नेशनल प्लेयर्स को ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि उनकी ओवरऑल स्किल्स ज्यादा पॉलिश्ड हैं और एवरेज स्किल लेवल भी उसकी टीम से बेहतर है। हालांकि उसे उनमें से कोई भी एक्सेप्शनली यूनिक नहीं लगता। प्लेयर्स को एनालाइज करते हुए उसकी नजर एक पार्टिकुलर प्लेयर शिमोंगसू पर रुक जाती है, जो कैजुअली खड़ा होकर च्यूइंग गम चबा रहा होता है। उसकी एबिलिटीज ठीक ठाक हैं, लेकिन उसका फोकस लेवल बेहद लो है। याओप को शक होता है कि शायद ये कोई स्पॉइल्ड रिच किड है। शिमोंगसू को रियलाइज होता है कि याओप उसे घूर रहा है। वह रूडली उससे कन्फ्रंट करता है और उसे पिछले इंटरनेशनल मैच से पहचान लेता है, जहां उसने कंप्लेन किया था कि याओप एक्टिव प्लेयर न होते हुए भी मैच में इंटरफियर कर रहा था। योप अपने एक टीममेट से पोजीशन बदलने के लिए कहता है ताकि वह इस लड़के के साथ खड़ा हो सके। जब वह उससे पूछता है कि आखिर वह चाहता क्या है, तो लड़का हीरो की क्रिटिसिज्म शुरू कर देता है। वह कहता है कि जो आदमी खुद बैटलफील्ड में प्ले नहीं करता, उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे उसे बैटलफील्ड के बारे में सब कुछ पता हो। याओप उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है, जिससे शिमोंगसू और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर हीरो कैजुअली उससे उसके फादर के बारे में पूछता है। प्राउड एक्सप्रेशन के साथ यंगसू बताता है कि उसका फादर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा टारगेट है 100 कमेंट्स का। अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है तो अगला वीडियो और भी लंबा और मजेदार होगा। सो जल्दी से लाइक करो और मिलते हैं सेकंड पार्ट में।